हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्वेस्ट। पीटी 365 एंड बियॉन्ड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये हमारा पहला सेशन है। इस सेशन को हम शुरू करेंगे बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े हुए इश्यूज़ को कवर करके। तो उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें देखना होता है वो होती है जेनेटिक मॉडिफिकेशन और उससे जुड़ी हुई टेक्निक। दूसरा हम देखेंगे कि जीनोम क्या होता है, जीनोम को किस तरह से एडिट किया जा सकता है। जीनोम एडिटिंग की आज की डेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है वो है आपकी CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी, जिसको हम CC9 के नाम से मैं लिखूंगा, ठीक है। फिर इसी के अंदर जहां से मैं इस साल क्वेश्चन की उम्मीद कर रहा हूं वो है आपका DMH11। DMH11 वाला जो टॉपिक है वो इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इसके ऊपर हम कम से कम 15 से 20 मिनट स्पेंड करेंगे ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएं और कोई भी फैक्ट इसके अंदर छूटे ना, ठीक है। तो CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी। फिर देखेंगे हम किस तरह जीनोम एडिटिंग को यूज़ करके हम आज की डेट में कैंसर को फाइट करने का, कैंसर को क्योर करने का नए नए तरीके निकाल रहे हैं, जिसके अंदर हमें CAR-T सेल के बारे में पढ़ना होता है। CAR-T सेल्स आपको कैंसर को ट्रीट करने में आपकी मदद करेगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जीनोम को किस तरह से सीक्वेंस किया जाता है, जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है और जीनोम सर्वेलेंस क्या होती है। फिर क्लोनिंग हमें देखना है और उसके बाद कुछ मिसलीनियस टॉपिक है जिनको हम कवर करते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले सेशन के पहले टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। जीन्स, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, इन सारी चीज़ों को समझने से पहले हमें थोड़ा सा बायोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम थोड़ा सा देखेंगे और एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म सेल से बना होता है। कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जहाँ पे एक सिंगल सेल होता है और यही सिंगल सेल सारे के सारे काम कर रहा होता है, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन हो, हर एक काम वो सिंगल सेल कर देता है। फॉर एग्जाम्पल आपके जो अमीबा होते हैं, अमीबा आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, बैक्टीरिया आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, क्लिमोडोमोनाज ये भी आपके यूनिसेलुलर होते हैं। वहीं पे आपके बाकी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर के अंदर क्या होता है, यहाँ पे अलग अलग सेल्स, डिफरेंट सेल्स जो होते हैं, डिफरेंट सेल्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो चाहे आपके पेड़ पौधे हों, चाहे आपकी वेल्स हों, चाहे आपके ह्यूमन बींग्स हों, हर कोई आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। तो जो ये सेल्स होते हैं, सेल आपकी सबसे छोटी यूनिट आप मान के चलिए फिलहाल के लिए, ठीक है। जो सेल्स होते हैं यही ढेर सारे सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं, जैसे कि आपके मसल टिश्यू हो गए। ये जो टिश्यू होते हैं, ढेर सारे टिश्यू मिलके आपकी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स बनाते हैं। ऑर्गन्स जैसे कि आपके किडनी, ठीक है, किडनी आपका एक ऑर्गन है। लिवर, लिवर भी आपका एक ऑर्गन है, ठीक है। पेड़ों की अगर बात की जाए तो पेड़ों के अंदर रूट्स आप उनके एक ऑर्गन हो जाएंगे। तो जितने भी ऑर्गन होते हैं सभी के सभी ऑर्गन किसी ना किसी टिश्यू से मिलके बनते हैं, और जो टिश्यूज होते हैं टिश्यूज सेल से मिलके बनते हैं। ये जो सेल्स होते हैं, अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए बने होते हैं, ठीक है। तो ये तो सेल का एक बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब हमें क्या करना है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन समझने के लिए हमें थोड़ा सा सेल्स के बारे में पता होना चाहिए। चाहे कोई भी सेल हो, हर एक सेल के अंदर तीन चीज़ें आपको देखने को ही मिलती, तीन चीज़ें देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी तीन चीज़ें? देखिए, सेल की एक आउटर कवरिंग होगी जिसको हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस सेल के सराउंडिंग में अगर कोई ऐसा मटीरियल होगा जो कि इस सेल को चाहिए होगा तो वो उस मटीरियल को इसके अंदर आने देगी, और अगर कोई मटेरियल ऐसा है जो कि सेल को नहीं चाहिए तो वो उस मटेरियल को यहीं पे रोक लेती है। सेमी परमिएबल है, यानी कि कुछ सब्सटेंसेस इस सेल के अंदर एंटर कर सकते हैं और कुछ सब्सटेंसेस नहीं कर सकते। सिमिलरली इस सेल के अंदर जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, सेल अपनी इस मेम्ब्रेन के थ्रू उस वेस्ट को एक्सपेल भी कर सकता है, ठीक है। तो एक फर्स्ट कंपोनेंट आपके सेल के अंदर क्या देखने को मिलता है वो है आपकी सेल मेम्ब्रेन विच इज सेमी परमिएबल। दूसरी चीज आपको देखने को मिलती है, इस सेल के अंदर एक फ्लूइड लाइक आपको जेल देखने को मिलेगा, ठीक है, या फिर लिख लीजिए जेली लाइक फ्लूइड देखने को मिलता है। ये जो जेली लाइक फ्लूइड होता है इसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। तो पहली चीज क्या देखने को मिलती है आपको? सेल मेम्ब्रेन। दूसरी चीज आपको साइटोप्लाज्म देखने को होता है। बेसिकली आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक गुब्बारा है और गुब्बारे के अंदर, बलून के अंदर आपका वाटर फील्ड है, ठीक है। तो उसी तरह ये सेल का ये गुब्बारा हो गया और उसके अंदर आपका ये जेली लाइक फ्लूइड फील्ड है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और तीसरी चीज आपको क्या देखने को मिलती है? तीसरी चीज, हर एक सेल के अंदर कोई ना कोई जेनेटिक मटेरियल जरूर होगा, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो हर सेल के अंदर ये तीन चीजें होती हैं। अब मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ऑर्गेनिज्म आपको दो तरह के देखने को मिलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ज़्यादातर जो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म
प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं, ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल होते हैं वो आपके प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल कौन से होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स आपके प्रिमिटिव सेल्स होते हैं, या फिर इनको इनकम्प्लीट सेल भी कहा जाता है। इनकम्प्लीट सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो भी ये सेल के मैंने आपको तीनों चीज़ें बोली थी, ये तीनों की तीनों चीज़ें बिना किसी स्ट्रक्चर के बस ऐसी ही पड़ी होती है कि आपकी एक सेल मेम्ब्रेन है, अच्छा सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो जो आपके ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर आप देखेंगे कि सिर्फ एक सेल मेम्ब्रेन होती है, अंदर आपका फ्लूइड होता है जेली लाइक, और आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, वो पूरा का पूरा बस ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई खास स्ट्रक्चर इसके अंदर देखने को नहीं मिलता। एक और चीज़ जहाँ से आपका सवाल बन सकता है वो ये कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कुछ चीज़ें मिसिंग होती हैं, जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपका माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता। आप सभी ने अपनी बायोलॉजी की क्लास के अंदर कुछ और याद रखा हो या ना रखा हो, लेकिन सबने ये सेंटेंस जरूर रट रखा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज नॉट प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। दूसरा, यहाँ पे आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को नहीं मिलता है, और यहाँ पे आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी देखने को नहीं मिलता, ठीक है। अच्छा, एक फैक्ट और आप याद रख सकते हैं कि जो आपके प्लांट सेल्स होते हैं, प्लांट सेल्स, इसके अंदर आपको सेल वॉल भी देखने को मिलती है, ठीक है। प्लांट सेल्स के अंदर देखने को मिलती है सेल वॉल, फंगस के अंदर देखने को मिलती है, और बैक्टीरिया के अंदर भी देखने को मिलती है। ये जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, तो ये भी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ प्लांट सेल, फंगस और बैक्टीरिया के अंदर आपको सेल वॉल देखने को मिलती है। जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को नहीं मिलते। ये आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रिमिटिव और इनकम्प्लीट सेल के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। दूसरी तरह के जो सेल्स होते हैं उनको कहा जाता है यूकैरियोटिक सेल्स। इन यूकैरियोटिक सेल्स को, ये जो आपके यूकैरियोटिक सेल्स हैं, यूकैरियोटिक सेल्स को हम एडवांस्ड सेल्स भी कहते हैं, इनको हम कंप्लीट सेल्स भी कहते हैं। ये जो आपके यूकैरियोटिक सेल हैं, इसके अंदर ढेर सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो एक तो आपको सेल मेम्ब्रेन तो देखने को मिलती ही मिलती है, इसके साथ साथ यहाँ पे आपको जेली लाइक फ्लूइड भी देखने को मिलेगा, और इस जेली लाइक फ्लूइड के अंदर ही आपको एक और बलून देखने को मिलेगा। बलून के अंदर बलून है, ये जो बलून है इसको हम न्यूक्लियस कह देते हैं। तो जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटीरियल आपके न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे पाया जाएगा? आपके न्यूक्लियस के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। तो आपकी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ही, उसके साथ साथ आपका जेली लाइक फ्लूइड भी है, और इसके अंदर आपको एक अलग से एक और बलून दिखाई दे रहा है जिसको हम न्यूक्लियस कह रहे हैं, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। प्रोकैरियोटिक के अंदर ऐसा कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, तो हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक के अंदर ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट, ट्रू न्यूक्लियस यहाँ पे नहीं पाया जाता, ठीक है। अच्छा, यूकैरियोटिक सेल के अंदर और क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं? ये जो जेली लाइक फ्लूइड है, इस जेली लाइक फ्लूइड के अंदर और भी ढेर सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, और इन चीज़ों का अलग अलग काम होता है, हर एक चीज़ अलग अलग काम कर रही होती है। इन सारी चीज़ों को हम कलेक्टिवली क्या कह देते हैं कि इस सेल के अंदर ढेर सारे ऑर्गेनेल्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, ढेर सारे ऑर्गेनेल्स देखने को मिल रहे हैं। अब एक क्वेश्चन जो यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है कि सेल के अंदर आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिर्फ और सिर्फ आपके न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। रॉन्ग स्टेटमेंट, आपके जेनेटिक मटेरियल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी आपको जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और क्या याद रखेंगे कि जो आपका यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल जितने भी आपके ह्यूमन बींग्स हो गए, जानवर हो गए, पेड़ हो गए, उन सब के अंदर आपको यूकैरियोटिक सेल्स ही देखने को मिलते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपको कुछ जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे ढेर सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनेल्स में आ जाएंगे आपके गोल्जी बॉडीज, ठीक है, लाइसोसोम्स। सिर्फ नाम याद रह जाए तो ठीक है, नहीं रहते कोई दिक्कत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, बस जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझते चलिए, ठीक है। ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स, ये सब प्रेजेंट होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। अगर कोई प्लांट सेल है तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी आपको देखने को मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है, बट ओनली इन प्लांट सेल्स। अब ये जो आपने जो ऑर्गेनेल्स देखे, हर एक ऑर्गेनेल का अपना एक यूनिक काम होता है, और वो सेल के अंदर अपने उसी काम को परफॉर्म करता रहता है, ठीक है। तो ऑर्गेनेल्स का तो काम मतलब अलग अलग ऑर्गेनेल का अलग अलग काम होगा। दूसरी चीज़ हमने क्या देखी कि सेल के अंदर आपका एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, बलून के अंदर एक और बलून है। ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस को कहा जाता है ये सेल का कंट्रोल सेंटर है। कंट्रोल सेंटर इसको हम क्यों कहते हैं? क्योंकि न्यूक्लियस ही डिसाइड करता है कि ये जो सेल है, इस सेल का क्या काम होगा,
ठीक है, और वो उस काम को किस तरह से परफॉर्म करने वाला है। ठीक है, तो सेल की एक्टिविटी कौन डिसाइड करेगा? आपका न्यूक्लियस डिसाइड करता है। न्यूक्लियस के अंदर ही आपको जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है। ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है। ये जो क्रोमेटिन होता है, ये क्रोमेटिन कंडेंस हो जाता है और कंडेंस होकर बनाता है आपका क्रोमोसोम। तो मैं कह सकता हूं कि जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, और मैं ये भी कह सकता हूं कि आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है, और जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आपको क्रोमोसोम के ऊपर देखने को मिलता है। अब सवाल आता है कि आखिर ये जो क्रोमेटिन है ये कंडेंस क्यों हो रहा है? देखिए, हर एक सेल जो होता है, हर एक सेल अपने आप को डिवाइड करता है, अपने टुकड़े टुकड़े करता जाता है और नए सेल्स बनाता जाता है। ठीक है, इसके बारे में भी अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए याद रखिए कि हर एक सेल जो है वो डिवाइड होता जाएगा, अपने टुकड़े टुकड़े करता जाएगा और नए सेल बनाता जाएगा। जब ये नए सेल बना रहा होता है, ये जो डिवीजन हो रही होती है सेल की, उसी टाइम पे क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस हो जाता है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, उम्मीद करता हूं अभी तक आप मेरे साथ ही होंगे। देखिए, ये आपका सेल है, मतलब ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के बाद आपका ये साइटोप्लाज्म है, जहां पे आपको ढेर सारे ऑर्गेनेल्स देखने को मिल रहे हैं। फिर आपको एक न्यूक्लियस देखने को मिलता है। न्यूक्लियस के अंदर आपको जेनेटिक मटेरियल देखने को मिल रहा है, जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन, एंड दिस क्रोमेटिन कंडेंसेस टू फॉर्म क्रोमोसोम। ठीक, जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम वाली कहानी आपने देख ली। न्यूक्लियस के अंदर एक और बलून होता है, बलून के अंदर बलून, बलून के अंदर एक और बलून। ये जो बलून है इसको कहा जाता है न्यूक्लियोलस। इसको हम न्यूक्लियोलस के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियोलस का क्या काम होता है? इसका काम होता है कि ये राइबोसोम्स बनाता है। ठीक है, न्यूक्लियोलस राइबोसोम बनाता है। राइबोसोम के लिए आपको क्या याद रखना है? राइबोसोम्स एक आज़ाद पंछी की तरह होते हैं जिसको आप बांध के नहीं रख सकते। ठीक है, राइबोसोम क्या करता है? वो न्यूक्लियोलस से निकल जाता है। न्यूक्लियोलस से निकलने के बाद वो आपके न्यूक्लियस से भी निकल जाता है, और राइबोसोम कहाँ पे चले जाते हैं? राइबोसोम आपके साइटोप्लाज्म के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, राइबोसोम है आपके आज़ाद पंछी। ठीक है, तो राइबोसोम्स को कैसे याद रखेंगे कि राइबोसोम्स होते हैं आपके आज़ाद पंछी। ये जो आज़ाद पंछी हैं, कुछ पंछी ऐसे होते हैं जिनको कोई लड़की पसंद आ जाती है लेकिन लड़की उनका दिल तोड़ के भाग जाती है, तो ये कहते हैं अब मैं अकेला रहूंगा, और ये अकेले साइटोप्लाज्म के अंदर ही तैरते रहते हैं। वहीं पे दूसरे राइबोसोम्स होते हैं, वो कहते हैं कि अकेला कब तक रहूंगा, मेरे को शादी कर लेनी चाहिए। तो ये जो राइबोसोम है ये जाके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर रहने लग जाते हैं। ठीक है, तो क्या कहानी चल रही है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपका साइटोप्लाज्म के अंदर आपका न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस राइबोसोम्स बनाता है। राइबोसोम न्यूक्लियोलस को छोड़ देता है, न्यूक्लियस को छोड़ देता है। कुछ राइबोसोम आपको साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेंगे और कुछ राइबोसोम आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर देखने को मिलते हैं। और अब देखते हैं कि ये जो पूरी की पूरी हमने कहानी देखी है, वो पूरी की पूरी कहानी किस लिए देखी हमने? कहानी इसलिए देखी है कि ये जो राइबोसोम है, राइबोसोम का क्या फंक्शन होता है? राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन को बनाना। राइबोसोम का फंक्शन है प्रोटीन को बनाना। ठीक है, अब इसी कहानी का मैं अगर जिस्ट आपको बताऊं तो जिस्ट क्या हो जाएगा? जिस्ट ये हो जाएगा कि हमारे जो सेल्स होते हैं, हमारे सेल्स के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, हमारे सेल्स प्रोटीन बना रहे हैं, प्लस हमारे जो सेल हैं वो हमारा जेनेटिक मटीरियल भी कैरी करते हैं। ये दो काम हो गए हमारे सेल के। सेल जो है वो डिवाइड होता है और दूसरे सेल्स बनाता है। ठीक है, इसकी डिवीजन भी होती है। अब यहाँ पे ये राइबोसोम जो प्रोटीन बनाता है, ये फैक्ट हमें जानना क्यों जरूरी था? क्योंकि हमारी बॉडी का जो भी काम होता है वो काम हमारे प्रोटीन्स की वजह से ही होता है। मान लीजिए आपको कोई बीमारी लग गई तो आपका बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज बनाता है उस बीमारी से लड़ने के लिए। एंटीबॉडीज क्या है? ये भी एक तरह की प्रोटीन है। तो चाहे कोई भी काम हो रहा हो आपकी बॉडी का, आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। और प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ पे हो रही है? आपके सेल्स के अंदर वो सिंथेसिस हो रही होती है। जो ये प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन को आपने बहुत बारी सुना भी होगा कि प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, हर एक चीज़ जो है वो प्रोटीन की वजह से बन रही है। प्रोटीन कहाँ पे बन रहे हैं? आपके सेल्स के अंदर बन रहे हैं। ठीक है, सेल्स में भी अगर मैं कौन सा रीजन बोलूँ कहाँ पे प्रोटीन आपको बनते हुए दिखाई दे रहा है? राइबोसोम्स के अंदर आपको प्रोटीन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब कौन सा सेल? ये तो हमें पता चल गया कि सेल का एक काम है प्रोटीन को बनाना। ठीक है, अब कौन सा सेल कौन सा प्रोटीन बनाएगा ये कौन डिटरमाइन करता है? ये डिटरमाइन करता है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो सेल के अंदर होते हैं आपके जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल के अंदर इंफॉर्मेशन होती है और ये इंफॉर्मेशन बताती है कि कौन सा सेल क्या प्रोटीन बनाएगा। और प्रोटीन कहाँ पे बनता है? प्रोटीन बनता है आपके राइबोसोम्स की मदद से। ठीक, तो एक बार अगर मैं डायग्राम के हिसाब से इसको देखना चाहूँ तो आपका डायग्राम क्या कहता है? आपका डायग्राम कहता है कि ये आपका वो है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म हो गया, फिर आपका न्यूक्लियस है, फिर आपका न्यूक्लियोलस है।
ठीक है। जेनेटिक मटेरियल आपके न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ है और आपके जो राइबोसोम्स हैं, आपके राइबोसोम्स न्यूक्लियोलस से, न्यूक्लियस में गए, न्यूक्लियस से वो साइटोप्लाज्म में आ चुके हैं, ठीक है। कुछ राइबोसोम्स आपके साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव कर रहे होंगे और कुछ राइबोसोम जो हैं वो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच होंगे, ठीक है। अब प्रोटीन बन कहां पर है? प्रोटीन बन रहा है राइबोसोम्स में। राइबोसोम्स कहां पे? राइबोसोम्स है आउटसाइड न्यूक्लियस। और कौन सा प्रोटीन बनेगा इसकी इंफॉर्मेशन कहां पे है? इसकी इंफॉर्मेशन आपके जेनेटिक मटेरियल में, और जेनेटिक मटेरियल कहां पे है? इनसाइड न्यूक्लियस। यानी कि कैसा प्रोटीन बनेगा उसकी इंफॉर्मेशन यहां पे, लेकिन प्रोटीन की सिंथेसिस यहां पे और यहां पे हो रही है। तो हमें इस इंफॉर्मेशन को बाहर निकालना होगा और राइबोसोम्स तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचानी होगी ताकि राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस कर सके, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो आपका जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल की इंफॉर्मेशन बाहर आती है राइबोसोम्स तक, और राइबोसोम जो है फिर उसके बाद प्रोटीन की सिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोटीन सिंथेसिस का तरीका है, इस तरीके के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का मतलब है डीएनए। तो जो डीएनए होता है, डीएनए की पहले होती है ट्रांसक्रिप्शन, इसको पहले ट्रांसक्राइब किया जाता है, ट्रांसक्रिप्शन होती है आरएनए के अंदर, और फिर ये जो आरएनए है ये ट्रांसलेट हो जाता है प्रोटीन के अंदर, ठीक है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से हमें प्रोटीन की सिंथेसिस होती हुई दिखाई देती है। कैसा प्रोटीन बनेगा वो कौन डिटरमाइन कर रहा है? डीएनए डिटरमाइन कर रहा है। और प्रोटीन को एक्चुअली में कौन बनाएगा? वो आपका राइबोसोम बनाने वाला है। अब एक लॉजिकल क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या होगा कि मैंने आपके सामने बहुत सारी टर्म्स छोड़ दी, मैंने कहा डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए, ट्रांसलेशन, सिर्फ अभी तक आपको प्रोटीन के बारे में पता चला है, लेकिन ये जो अजीब अजीब से वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को लेकर आपके मन में काफ़ी ज़्यादा डाउट्स आ रहे होंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस को अभी हम थोड़ी देर के बाद दोबारा से इस प्रोसेस के ऊपर आएंगे। पहले हम समझते हैं कि आखिर ये सारी की सारी चीज़ें होती क्या हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो कि हमें पहले से पता होनी चाहिए। तो पहली डेफिनेशन जो हम देख रहे हैं वो है जीन की, कि आखिर ये जीन्स क्या होते हैं। जीन्स जो हैं ये डिटरमाइन करते हैं कि किसी भी इंसान के ट्रेट्स क्या होंगे। ट्रेट्स से मेरा क्या मतलब है? ट्रेट से मतलब है कि इंसान की आंखों का कलर क्या होगा। मान लीजिए किसी की आंखों का कलर ब्लू है, किसी का ग्रीन है, किसी का ब्लैक है, किसी का ब्राउन है। ये उसका ट्रेट बन गया, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक बन गई। किसका कैसा ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। जीन्स क्या है? जीन्स आपके ट्रेट्स होते हैं। ये जो ट्रेट्स होते हैं, वी इनहेरिट दीज ट्रेट्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स। जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं तो हमारे पेरेंट्स के जीन्स ही हमारे अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो हम अपने ट्रेड्स को किससे इनहेरिट कर रहे हैं? अपनी प्रीवियस जनरेशन से कर रहे हैं। और जो हमारे ट्रेड्स हैं, हम इन्हीं ट्रेड्स को पास ऑन कर देंगे टू आवर नेक्स्ट जनरेशन। तो जीन्स क्या होती है? जीन्स बेसिकली आपके इंफॉर्मेशन होती है जो ये डिटरमाइन करती है कि किसी भी इंसान के ट्रेड्स क्या होंगे। जीन्स क्या है? जीन्स आपकी इंफॉर्मेशन होती है जो कि ट्रेड्स डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। दूसरा, ये जीन्स आपके कहां पाए जाते हैं? जीन्स आपके पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर। जीन्स आपके क्रोमोसोम्स के ऊपर पाए जाते हैं जो कि आपके सेल के अंदर होते हैं, ठीक है। सेल के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये हमेशा आपके पेयर की फॉर्म के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। पेयर की फॉर्म में हर एक सेल के अंदर आपको 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। हर एक क्रोमोसोम के ऊपर कई हंड्रेड्स, कई सौ या फिर हजार आपको जीन्स देखने को मिल जाते हैं। 23 पेयर का क्या मतलब हो गया कि आपके हर एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं और आपके आधे क्रोमोसोम आते हैं आपके मतलब एक पेरेंट से, जैसे कि फादर से आपके आधे आ रहे होंगे और आधे आपके मदर से आ रहे होंगे, ठीक है। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आपको देखने को मिलते हैं। हर एक क्रोमोसोम के ऊपर आपको कितने जीन्स देखने को मिलेंगे? कई हंड्रेड्स, इवन थाउजेंड्स ऑफ जीन्स आपको देखने को मिलते हैं। तो मान लीजिए एक क्रोमोसोम के ऊपर 900 जीन्स है, तो इमेजिन कर लीजिए 46 क्रोमोसोम है तो कितने सारे जीन्स आपको देखने को मिलेंगे। जीन्स क्या है? जीन्स आपकी इंफॉर्मेशन है जो ये डिटरमाइन करती है कि आपके पास किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे। आप लंबे होंगे, छोटे होंगे, आपका कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा, आपकी आंखों का कलर कैसा होगा, आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा। हर एक इंफॉर्मेशन आपके जीन्स के अंदर स्टोर्ड होती है और उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आपको ट्रेट्स मिलते हैं। और जो आपके जीन्स होते हैं और क्रोमोसोम्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ डीएनए। डीएनए क्या होता है? डीएनए होता है आपका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो फिर से एक बारी मैं आपको रिकैप करा देता हूं कि हमने क्या देखा। आपके
जो जीन्स होते हैं, जीन्स आपके पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर। क्रोमोसोम जो हैं, हर एक सेल के अंदर आपको 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, यानी कि 46 टोटल क्रोमोसोम आपको हर सेल के अंदर देखने को मिलेंगे। ये जो क्रोमोसोम होते हैं, इन क्रोमोसोम पे ही आपको जीन्स देखने को मिलेंगे। एक एक क्रोमोसोम के ऊपर आपको कई हंड्रेड्स इवन थाउजेंड्स ऑफ जीन्स देखने को मिलते हैं। आपके जो जीन्स होते हैं, जीन्स आर मेड अप ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। ठीक है, तो जो मैं कह रहा हूँ ना, जीन के अंदर इंफॉर्मेशन कंटेंट होती है, वो इंफॉर्मेशन आपके डीएनए के अंदर होती है। ढेर सारे डीएनए मिल के आपके जीन्स बनते हैं। ढेर सारे जीन्स जो हैं वो आपके क्रोमोसोम्स के ऊपर आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि आखिर ये इन्फॉर्मेशन कैसे सेव्ड होती है। इन्फॉर्मेशन सेव्ड होती है इन फॉर्म ऑफ अ कोड, कोड की फॉर्म में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। तो मान लीजिए कि कोई डीएनए ऐसा है जहां पे आपको देखने को मिल रहा है एटी 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 सीजी सीजी एटी एटी। ठीक है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, मनगढ़ंत एग्जांपल है, रटने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कहीं पे भी आपको ये इंस्ट्रक्शन देखने को मिलती है, ये कोड देखने को मिलता है, तो जब भी डीएनए के अंदर ये कोड देखने को मिलेगा, इसका मतलब ये है कि जो हमारा सेल है वो ऐसा प्रोटीन बनाएगा, हमारा सेल ऐसा प्रोटीन बनाएगा जो हमारी बोन्स की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर जो हमारी बोन्स बिल्ड कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो जब भी हमारे डीएनए के अंदर ये वाला कोड दिखाई देगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारी हड्डियों के ऊपर कुछ काम हो रहा है। तो जिस भी सेल के अंदर डीएनए ये कोड प्रेजेंट कर देगा, इसका मतलब ये है कि वो सेल आपकी हड्डियों के लिए काम कर रहा है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? सीजी एटी सीजी एटी एटी सीजी, ये वाला जो कोड है, मान लेते हैं ये कोड कहता है कि जब भी ये कोड प्रेजेंट होगा तो सेल ऐसा प्रोटीन बनाएगा विच विल मेक योर आईज ब्लू इन कलर। ठीक है, तो जिनके पास भी ये वाला डीएनए होगा उनकी आंखें कैसी हो जाएंगी? ब्लू कलर की हो जाएंगी। और ये जो कोडिंग है, ये कोडिंग किस बात पे डिपेंड कर रही है? ये कोडिंग डिपेंड कर रही है हमारे पेरेंट्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, और जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है हम उस इन्फॉर्मेशन को पास ऑन कर देते हैं टू आवर चिल्ड्रन। ठीक है, तो अभी तक हम क्या समझ चुके हैं? हम ये समझ चुके हैं कि आपकी बॉडी के अंदर आपके जितने भी ट्रेट्स हैं, आप कैसे दिखोगे, आपकी हाइट कैसी होगी, आपकी हड्डियां कैसी होंगी, आपके दांत कैसे होंगे, ये सारे के सारे ट्रेट्स डिटरमाइन होते हैं जीन्स से। ठीक है, जीन्स बना होता है डीएनए से, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये जो डीएनए होता है, इस डीएनए में हमें कोडिंग देखने को मिलती है। कोडिंग किसकी फॉर्म में होती है? एटीसीजी, इस फॉर्म के अंदर आपको कोड देखने को मिलेगा। एक एक कोड कैसा है? जैसे आपने कई बार देखा होगा ना, आपकी रेसिपीज होती हैं, रेसिपी के अंदर लिखा होता है कि अगर आप छोले के अंदर फलाना फलाना मसाले डाल दोगे तो आपके छोले भटूरे वाले छोले बन जाएंगे, या कोई भी रेसिपी मान लीजिए। ठीक है, या फिर जैसे आपकी रेसिपी लिखी होती है, मैगी का पैकेट खरीद के लाए, उसके पीछे इंस्ट्रक्शन क्या है कि मैगी को पानी के अंदर डालो, बॉईल करो और स्पाइस डाल दो। ये एक तरह की इंस्ट्रक्शन है। जब भी आप इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे, आपके सामने खाने लायक मैगी आ जाएगी, आपके सामने खाने लायक मैगी आ जाएगी। इंस्ट्रक्शन में लिखा है 2 मिनट के लिए बनानी है, 2 मिनट के लिए बनाओगे अलग टेस्ट। आपने इंस्ट्रक्शन को एज इट इज फॉलो नहीं किया और आपने मैगी को बना दिया 15 मिनट के लिए, तो ये जो मैगी है ये कैसी हो जाती है? आप देखेंगे बड़ी सॉगी सी हो जाती है। मैगी के जो नूडल्स होते हैं वो बड़े फूल जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने इंस्ट्रक्शन सही से फॉलो नहीं की। तो जब इंस्ट्रक्शन सही से फॉलो नहीं होगी, या फिर इंस्ट्रक्शन के अंदर कुछ गड़बड़ होगी, तो आप मैगी के अंदर म्यूटेशन देखते हैं। सेम चीज आपको क्या देखने को मिलेगी? आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी में डीएनए एक तरह की कोडिंग आपको प्रोवाइड कर रहा है। हर एक कोडिंग ये डिटरमाइन कर रही है कि किस तरह का प्रोटीन बनेगा, और ये प्रोटीन डिटरमाइन करेगा कि आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या फंक्शंस होंगे। ठीक है, अगर इस कोडिंग के अंदर कोई भी एरर आ जाए या फिर कोई भी चेंज आ जाए तो इसको कहा जाता है म्यूटेशन। इसको कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन क्यों होती है? तो इसके लिए हम थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको क्या बताया कि जो आपके सेल्स हैं, आपके सेल्स डिवाइड होते हैं। तो कई बार ये जो सेल की डिवीजन हो रही होती है, इस डिवीजन के दौरान कुछ चेंजेस आ जाते हैं, और उन्हीं चेंजेस को हम क्या कह देते हैं? म्यूटेशंस। ठीक है, आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन में कोई भी चेंज आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा, उसको हम म्यूटेशन कह देंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा? ट्रेट्स
जो कि जीन्स से बनते हैं, जीन्स जो कि डीएनए से बना हुआ है। जीन्स आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं? क्रोमोसोम के ऊपर देखने को मिलते हैं। ठीक है, डीएनए क्या है? डीएनए एक तरह की कुक बुक है, एक तरह की रेसिपी है जो ये डिटरमाइन करता है कि किस तरह का सेल जो है वो किस तरह का प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं इंसानों की बॉडी के अंदर। वही डिटरमाइन करते हैं कि किस तरह का आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर होगा, आंखें होंगी, ब्लड ग्रुप होगा, बालों का कलर होगा, ये सारी की सारी चीज़ें वही डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, तो अब ये जो डीएनए है, डीएनए के अंदर मैंने आपको क्या बोला कि आपकी कोडिंग हो रखी है AT CG CG AT CG। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 के पेयर लेके हमने कोड कर रखा है। ये जो 3 के पेयर होते हैं इन्हीं को कोडोन कहा जाता है। सिर्फ याद रह जाए तो ठीक है, वरना ये इतनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है। ये मैंने एक मनगढ़ंत एग्जांपल लिया था, लेकिन इससे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि A के साथ T लगा होता है, C के साथ G लगा होता है। अब इस चीज को हम थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे जब हम DNA और RNA का डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए उस डिफरेंस को देखते हैं अब हम पहले। तो एक डायग्राम देखिए उसी को समझने के लिए, डायग्राम के बिना समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अच्छा अभी एक डिस्क्लेमर मैं आपको अभी दे रहा हूँ, ये जो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इसमें से हो सकता है कि कोई फैक्चुअल क्वेश्चन आपका आ जाए, लेकिन हर एक चीज़ आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। जिन जिन चीज़ों के ऊपर मैं जोर दे रहा हूँ उम्मीद करता हूँ वो चीज़ें आपके माइंड के अंदर ऑलरेडी बैठ जाएंगी। 2-3 बार वीडियो को देखिएगा, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी और वहाँ से आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मतलब बिल्कुल टेंशन मत लेना कि हमें हर एक चीज़ याद नहीं हो पा रही है, हर एक चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, अब जो मैं आपको ये डायग्राम दिखा रहा हूँ, इस तरफ आपको डीएनए दिखाई दे रहा है, इस तरफ आरएनए दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो आपका डीएनए होता है ये थोड़े से लंबे समय के लिए लास्ट करता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, जबकि जो आरएनए होता है, आरएनए आपका शॉर्ट लिव्ड होता है। उसका काम क्या होता है उसको अभी हम देखेंगे। प्रोटीन सिंथेसिस में ये दोनों के दोनों काम करते हैं। ज़्यादातर जब आप डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए आपको ज़्यादातर न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलता है। न्यूक्लियस जिसको मैंने आपको कंट्रोल सेंटर बताया थोड़ी देर पहले। आरएनए क्या होता है? आरएनए आपको ज़्यादातर साइटोप्लाज्म के अंदर, राइबोज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जब हम डीएनए को देखते हैं तो डीएनए इस तरह का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की तरह आपको दिखाई देगा। ये जो आपके डबल हेलिक्स हैं ये आपके शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन। ठीक है, ये जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन है इसके अंदर आपको ये दिखाई दे रहा होगा, सी के साथ जी जुड़ा हुआ है, सी के साथ जी जुड़ा हुआ है, सी के साथ जी जुड़ा हुआ है, ए के साथ टी जुड़ा है, ए के साथ टी जुड़ा है। ये क्या हो रखी है? ये इस डीएनए के अंदर कोडिंग हो रखी है। ठीक है, ये कोडिंग किस चीज की होती है? ये बेस पेयर की कोडिंग होती है। ठीक है, तो हमेशा आप देखेंगे ए के साथ हमेशा टी देखने को मिलता है, सी के साथ हमेशा जी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ए है आपका एडेनाइन, टी है आपका थाइमाइन, सी है आपका साइटोसाइन और जी है आपका गुएनाइन। तो डीएनए के अंदर हमेशा आप देखेंगे ए के साथ टी लगा हुआ मिलता है, सी के साथ जी लगा हुआ मिलता है। तो ATCG से आप इसको याद रख सकते हैं। ये आपका डीएनए हो गया। डीएनए जो होता है इट इज मोर प्रोन टू यूवी डैमेज। अल्ट्रावायलेट लाइट की वजह से जो भी हमारे सेल्स के अंदर डैमेज होता है मोस्टली डीएनए के अंदर होता है। ठीक है, जबकि आरएनए जो होता है उसके अंदर यूवी लाइट से इतना ज्यादा डैमेज हमें देखने को नहीं मिलता। ठीक, अब हम आरएनए की बात करें। आरएनए के अंदर भी आपको ये शुगर फॉस्फेट दिखाई दे रही है, शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है ये। ठीक, इस शुगर फॉस्फेट पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? आपको यहाँ पे न्यूक्लियो बेसिस देखने को मिल रहे हैं, यानी कि जी के साथ अभी कुछ लगा नहीं हुआ है, सी के साथ अभी कुछ लगा नहीं हुआ है, सी के साथ कुछ नहीं लगा, जी के साथ, मतलब यहाँ पे क्या है? आपको बेस पेयर नहीं दिख रहा। जबकि आप जब डीएनए की बात करते हैं तो सी के साथ हमेशा आपको जी लगा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ए के साथ आपको हमेशा टी लगा हुआ दिखाई दे रहा है। तो आरएनए क्या है? आरएनए आपकी सिंगल स्ट्रैंड होती है, शुगर फॉस्फेट की सिंगल स्ट्रैंड होती है जिस पे आपको न्यूक्लियो बेस दिखाई देते हैं। इनका भी बेस पेयर नहीं दिखाई दे रहा। जब हम आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए में जब भी आपको सी दिखाई देगा तो उसके साथ जी लगा होता है। ठीक है, या फिर आप उल्टा भी कह सकते हैं कि जब भी आपको जी दिखाई देगा तो उसके साथ सी लगता है। आरएनए में जब भी आपको ए दिखाई देगा तो ए के साथ टी नहीं लगता, ए के साथ यू लगता है। यू क्या होता है? यू होता है यूरेसिल। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए के अंदर आपके 3 न्यूक्लियो बेस सेम होते हैं, ए, सी और जी। एडेनाइन, साइटोसाइन और गुएनाइन आपके कॉमन होते हैं, लेकिन डीएनए के अंदर आपका थाइमाइन होता है, आरएनए में ये थाइमाइन ना होके यूरेसिल होता है, यूरेसिल होता है। अगला डिफरेंस क्या याद रखेंगे? जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो क्या? आपका जो डीएनए है, डीएनए कंटेन्स योर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए के अंदर आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, वहीं पे जो आपका आरएनए होता है, आरएनए के अंदर इंफॉर्मेशन होती है अबाउट प्रोटीन स्ट्रक्चर की, किस तरह का प्रोटीन स्ट्रक्चर बनना चाहिए।
ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है आपके डीएनए के अंदर और आपकी प्रोटीन की इंफॉर्मेशन होती है, प्रोटीन कैसा बनेगा, प्रोटीन के स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन होती है आपके आरएनए के अंदर। ठीक है, तो हमने पहले भी क्या प्रोसेस देखा था, पहले हमने ये प्रोसेस में देखा था कि आपके न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए जिसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो ये बताता है कि किस तरह का प्रोटीन सेल को बनाना है। यही इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस से बाहर निकल के जाती है आरएनए के पास तक और आरएनए फिर प्रोटीन की सिंथेसिस कर देता है। ठीक है, तो आरएनए के पास ही प्रोटीन स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन है तो प्रोटीन वो बना देता है, कैसा बनना है उसकी इंफॉर्मेशन डीएनए देता है आरएनए को। ठीक, आरएनए आपके तीन तरह के होते हैं, आरएनए आपके तीन तरह के होते हैं। एक होता है आपका मैसेंजर आरएनए जिसको हम एमआरएनए कहते हैं। ठीक है, ये आपके वैक्सीन के अंदर इस्तेमाल होता है इसलिए आपको पता होना चाहिए। डीएनए की इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर है, हम इस इंफॉर्मेशन को न्यूक्लियस से बाहर निकालना चाहते हैं, हम इस इंफॉर्मेशन को न्यूक्लियस से बाहर निकालना चाहते हैं तो डीएनए की इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस से बाहर निकालने का काम करता है एक आरएनए जिसका नाम होता है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से बाहर निकालता है इस इंफॉर्मेशन को। ठीक है, फिर जो आपका और ये जो इंफॉर्मेशन है कहां तक जाती है, ये इंफॉर्मेशन जाती है राइबोसोम्स तक। राइबोसोम के पास कौन से आरएनए होते हैं, राइबोसोम के पास होते हैं आरआरएनए, राइबोस आरएनए। ठीक है, तो जो राइबोसोम्स होते हैं, एक बारी मैं थोड़ा सा और अलग तरीके से डायग्राम बनाता हूं। जेनेटिक इंफॉर्मेशन आपके न्यूक्लियस के अंदर है, उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को बाहर निकाल के राइबोसोम तक लेके जाना है। कौन लेके जाएगा, इसको लेके जाएंगे एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए लेके जाएंगे। ठीक है, राइबोसोम के पास होते हैं आपके आरआरएनए। ठीक है, तो किस तरह का प्रोटीन बनना है उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन राइबोसोम तक पहुंच गई। अब प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम को कोई ना कोई रॉ मटेरियल चाहिए होगा, तो प्रोटीन बनाने का रॉ मटेरियल क्या होता है, प्रोटीन बनाने का रॉ मटेरियल होता है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड, तो राइबोसोम तक अमीनो एसिड कौन पहुंचाता है, वो पहुंचाते हैं ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, तो अमीनो एसिड किसने पहुंचा दिया, ट्रांसफर आरएनए। फिर किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए उसको, किस तरह का प्रोटीन बनना है, वो इंफॉर्मेशन पहुंचा दी एमआरएनए ने, और फिर उसके बाद आरआरएनए ने प्रोटीन की सिंथेसिस कर दी, प्रोटीन की सिंथेसिस कर दी। ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये पूरे के पूरे प्रोसेस को ही कहा जाता है प्रोटीन किस तरह से बनाया जा रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस सेल के अंदर किस तरह से हो रही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आई होंगी। ये जो आपको सीजी और ये सब दिखाई दे रहा है, ये एक तरह की कोडिंग होती है। ठीक है, तो किस तरह से आपका मैसेंजर आरएनए आपके डीएनए की इंफॉर्मेशन को बाहर निकाल के ला रहा है उसको कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या हो रहा है, आपके डीएनए के अंदर जो कोडिंग है उस कोडिंग को एक आरएनए अपने ऊपर एक तरह से एक कॉम्प्लीमेंट्री कोडिंग कर लेता है। बेसिकली आप ऐसे मान लीजिए डीएनए के पास कुछ इंफॉर्मेशन है, डीएनए के पास कुछ इंफॉर्मेशन है, एकदम सिंपलिस्टिकली बता रहा हूं तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। डीएनए के पास कुछ इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन बताती है कि सेल को किस तरह का प्रोटीन बनाना है, लेकिन प्रोटीन बनाने का काम करेगा राइबोसोम। राइबोसोम तक हमें दो चीजें पहुंचानी है। पहला तो हमें ये मैसेज पहुंचाना है कि किस तरह का प्रोटीन बनना चाहिए। जब राइबोसोम को ये पता चल जाएगा कि किस तरह का प्रोटीन बनना चाहिए, तो फिर वो क्या करेगा, वो उसी प्रोटीन को बनाने के लिए जो भी अमीनो एसिड चाहिए उन अमीनो एसिड को अपने पास बुलाएगा, उन अमीनो एसिड को अपने पास बुलाएगा। ठीक है, तो प्रोटीन तक ये मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं मैसेंजर आरएनए। जब राइबोसोम तक ये मैसेज पहुंचाने का काम करेंगे एमआरएनए। जब एमआरएनए ने राइबोसोम के पास मैसेज पहुंचा दिया तो राइबोसोम उसी मैसेज के अकॉर्डिंग जो भी अमीनो एसिड चाहिए होते हैं वो अमीनो एसिड अपने पास बुला लेता है थ्रू टीआरएनए। और फिर राइबोसोम में क्या होते हैं, राइबोसोम में होते हैं आरआरएनए, और ये क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं प्रोटीन। ठीक है, तो ये जो मैसेज जो राइबोसोम तक लेके जा रहे हैं, ये मैसेज ले जाने का काम एमआरएनए करते हैं। तो ये कैसे करते हैं, डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन है, एमआरएनए इसके पास जाएगा और कहेगा भैया मैसेज बता दो, क्या मैसेज पहुंचाना है राइबोसोम तक। डीएनए कहता है कि अच्छा है एमआरएनए, तू मेरे पास आ गया, क्योंकि मैं तो न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकल सकता, मैं न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन तू है कबूतर, जा जा जा, तू मेरा मैसेज मेरे
साजन तक पहुंचा दे, जो कि है राइबोसोम। तो ये कबूतर क्या है, ये कबूतर डीएनए का मैसेज राइबोसोम तक पहुंचा देता है। उस मैसेज के अकॉर्डिंग राइबोसोम रॉ मटेरियल मंगाता है, और रॉ मटेरियल कौन लेके आएगा, ट्रांसफर आरएनए लेके आएगा, और फिर उसके बाद वो प्रोटीन की सिंथेसिस कर देगा। प्रोटीन की सिंथेसिस वाला जो प्रोसेस है इसको ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, मैं पूरा कोडिंग का तरीका इसके अंदर आपको नहीं बता रहा हूं। और एमआरएनए जो राइबोसोम तक मैसेज लेके जा रहा है उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, ये सब कुछ कोड्स के थ्रू हो रहा है। कोड्स कहाँ पे हैं, कोड्स की स्टार्टिंग आपके डीएनए से ही होती है। ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा मैंने तरीका बता दिया। डीएनए के अंदर अगर कोई भी चेंज आएगा, जेनेटिक मटेरियल में चेंज आएगा, तो उसको म्यूटेशन कहा जाता है। ठीक है, अब इससे उम्मीद करता हूँ कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आएगा तो आप कर पाएंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या जाननी है आपको, नेक्स्ट डेफिनेशन आपको जाननी है जीनोम क्या होता है। जीनोम का मतलब होता है कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए इन एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सारा का सारा टोटल डीएनए मटेरियल होता है, टोटल जेनेटिक मटेरियल होता है, उस जेनेटिक मटेरियल को हम जीनोम कह देते हैं। फिर से सुन लीजिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो टोटल डीएनए या फिर जेनेटिक मटेरियल होता है उसको हम जीनोम कह देते हैं। डीएनए का क्या मतलब है, डीएनए का मतलब है जो टोटल बेस पेयर्स की कोडिंग हो रखी है। बेस पेयर की कोडिंग, बेस पेयर क्या होते हैं, ATCG। ठीक है, तो यही आपके एक तरह से वो है कोड करने का तरीका, ATCG ऐसे कर करके कोडिंग हो रखी होगी। तो सारे के सारे जो बेस पेयर की कोडिंग है, उन सारी बेस पेयर की कोडिंग को कंबाइन करके जो टोटल सेट होता है, उस टोटल सेट को हम जीनोम कह देते हैं। ठीक है, उसको जीनोम कहा जाता है। अगली डेफिनेशन आपको क्या देखनी है कि जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है। तो जीनोम अगर आपको समझ में आ गया तो जीनोम सीक्वेंसिंग क्या हो जाएगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो टोटल कोडिंग हो रखी है वो कोडिंग क्या है, उस कोडिंग को रिकॉर्ड करना आपकी जीनोम सीक्वेंसिंग कहलाता है। ठीक है, जीनोम क्या हो गया, जीनोम हो गया द एंटायर सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसको जीनोम कह देते हैं, और इस जेनेटिक मटेरियल के अंदर जो कोडिंग है उस कोडिंग को रिकॉर्ड करने को जीनोम सीक्वेंसिंग कह देते हैं। ठीक है, जीनोम सीक्वेंसिंग। अगली टर्म जीनोम सर्वेलेंस। जीनोम सर्वेलेंस आखिर क्या होता है। ठीक है, ये सीक्वेंसिंग हमने देख लिया। सर्वेलेंस में क्या करेंगे, जो आपके पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस का क्या मतलब होता है, ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज कर सकता है, बीमारियां फैला सकता है। ठीक है, अब ये पैथोजन कुछ भी हो सकता है, वायरस हो सकता है, आपका बैक्टीरिया हो सकता है। तो जो भी आपके पैथोजन होते हैं, हर एक पैथोजन की अपनी जीनोम होती है। ठीक है, उनका अपना जेनेटिक मटेरियल होगा, और ये जो जीनोम है, इस जीनोम को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर किया जाता है कि क्या इसके जीनोम के अंदर कोई चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, किसी भी पैथोजन के जीनोम को जब हम मॉनिटर करते हैं तो इसको जीनोम सर्वेलेंस कहा जाता है। अब पैथोजन के जीनोम को मॉनिटर करने का क्या फायदा होता है, तो इसके लिए मैं कोविड का एग्जांपल लेता हूं। देखिए, कोविड के टाइम पर क्या हो रहा था, आपका कोविड वायरस था। ये जो वायरस था ये अपने आप को रेप्लिकेट करे जा रहा था। वायरस जो है अपने आप को रेप्लिकेट करता जा रहा था। देखिए, लिविंग वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी सच्चाई क्या है, लिविंग वर्ल्ड की सच्चाई यह है कि हर कोई सरवाइव करना चाहता है। ठीक है, सरवाइव करने के लिए वो क्या करता है, वो रिप्रोड्यूस करता है। तभी रिप्रोडक्शन कभी किसी को सिखानी नहीं पड़ती, रिप्रोडक्शन सबको ऑलरेडी आती है। ठीक है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सरवाइव करना चाहते हैं, सरवाइव करने के लिए वो रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस जब करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, सेल्स की रेप्लिकेशन होती है। सेल्स रेप्लिकेट करते जाते हैं, सेल्स अपनी कॉपी बनाते जाते हैं। जब सेल्स अपनी कॉपी बनाते हैं तो कई बारी उस कॉपी बनाने में कोई ना कोई एरर आ जाता है। ये जो एरर होता है ये म्यूटेशन कहलाया जाता है। इस एरर को ही हम म्यूटेशन कह देते हैं। तो आपने कोविड में देखा होगा कि कोविड के टाइम पर हम एक टाइप के कोविड वायरस से निपट पाते थे, इतने में पता चलता था कि ये वायरस थोड़ा सा म्यूटेट कर गया, जिसको क्या कहा जाता था कि कोविड का नया वेरिएंट आ चुका है। कोविड के नए वेरिएंट का क्या मतलब है कि कोविड का जो एग्जिस्टिंग जेनेटिक मटेरियल था उसके अंदर कुछ चेंज आ चुका है। ये जो वेरिएंट है, इस वेरिएंट का जो जेनेटिक मटेरियल है ये हमारे लिए अब नया हो गया। इससे निपटने के लिए अब हमें एक नया तरीका ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी को जिस बीमारी के बारे में पता होता है, हमारी बॉडी उस बीमारी से निपटने के लिए क्या कर देती है, अपने शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बना लेती है। ठीक है, तो मान लीजिए हमें XYZ बीमारी के बारे में पता था। ये बीमारी जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करी तो ये क्या बन गई, ये हमारी बॉडी के लिए एक बाहरी सब्सटेंस है, ये एंटीजन है।
हमारी बॉडी इस एंटीजन को पहले से जानती है, ठीक है, हाय हेलो हो रखी है। तो हमारी बॉडी क्या कहेगी, अच्छा तुझसे निपटने का तरीका मुझे पता है, तुझसे निपटने के लिए मुझे ABC एंटीबॉडीज बनानी है। ये जो ABC एंटीबॉडीज हैं ये जाएंगी और इस एंटीजन को खत्म कर देंगी। अब मान लीजिए ये जो एंटीजन था XYZ, इस XYZ के अंदर कुछ म्यूटेशन हो गई और ये XYZ से बन गया PQZ बन गया। ये जब हमारे बॉडी के अंदर घुसा तो हमारा बॉडी क्या कहता है, हमारी बॉडी कहती है कि PQZ को तो मैंने कभी पहले देखा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं कि इससे निपटने के लिए मुझे कौन सी एंटीबॉडीज बनानी है। तो हमारी बॉडी को थोड़े से ज़्यादा टाइम लग जाता है उसकी एंटीबॉडीज बनाने में, और इतने में कई बारी लोग बहुत ज़्यादा बीमार भी पड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया जाता है, जो हमारे पैथोजेंस होते हैं, हम उन पैथोजेंस को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते रहते हैं कि अगर इस पैथोजन के अंदर कोई म्यूटेशन होगी तो हमें पता चल जाए कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि जब हमें पता होगा कि ये चेंजेस हुए हैं तो उससे निपटने का हम कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेंगे। हो सकता है कि कोई दवाई बना ली जाए या कुछ और बना लिया जाए। कई बारी क्या होता है, पैथोजन की म्यूटेशन को पढ़ के ये पता चल जाता है कि ये जो बीमारी क्रिएट करने वाली चीज है ये कितनी तेजी से फैलेगी। अगर ये बहुत तेजी से फैलेगी तो हो सकता है फिर से कोई पेंडेमिक आ जाए। तो हमें कॉन्स्टेंटली सर्वेलेंस बनाए रखनी होती है पैथोजन के जीनोम के ऊपर, ताकि उनके अंदर जो भी म्यूटेशंस हो रही हैं उन म्यूटेशंस को हम ऑलरेडी समझ के उनसे निपट सके या फिर अपने आप को तैयार कर सके। ये जो आपका कोविड वायरस था ये कोई नया वायरस थोड़ी था, ये आपके सार्स वायरस का ही कोई वेरिएंट था, जो कि बहुत पहले से हमें पता था सार्स वायरस के बारे में। कोविड वायरस आपका पहले से एग्जिस्ट करता था, लेकिन अब जो कोविड वायरस आया है ये कोविड वायरस एक नए तरीके का नया वेरिएंट था, जिस वेरिएंट की हमारे बॉडी को कोई भनक भी नहीं थी, हमारी बॉडी को कुछ पता नहीं था, तो हमारा बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं थी उससे निपटने के लिए, ठीक है। तो समझ गए क्या क्या समझे। जीनोम क्या होता है, जीनोम का मतलब होता है कंप्लीट सेट ऑफ DNA। हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर पूरे DNA क्या है, उसकी जेनेटिक मटेरियल क्या है, उसकी कोडिंग क्या है, उसको जीनोम कह देते हैं। और जब हम इस जीनोम को रिकॉर्ड करते हैं तो इसको जीनोम सीक्वेंसिंग कहा जाता है, जीनोम सीक्वेंसिंग, ठीक। और जब हम किसी पैथोजन के जीनोम को सर्वेलेंस पे रखते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं, तो उसको जीनोम सर्वेलेंस के नाम से जानते हैं। जीनोम सर्वेलेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि हमें यह पता चलता रहे कि वायरस कैसे ट्रांसमिट हो रहा है या फिर कोई भी पैथोजन कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, कहीं कोई आउटब्रेक तो नहीं होने वाला किसी बीमारी का, ठीक है, म्यूटेशन की वजह से कहीं कोई आउटब्रेक ना हो जाए, जैसा कि आपके सार्स कोविड 2 वेरिएंट के अंदर हुआ था। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें देखने के लिए हमें जीनोम सर्वेलेंस करनी पड़ती है। अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमें क्या देखना है इसी टॉपिक के अंदर, वो है आपका 3 पेरेंट बेबी। 3 पेरेंट बेबी को देखने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। पहला कॉन्सेप्ट, जो भी ह्यूमन सेल्स के अंदर, एनिमल सेल्स के अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है, वो जेनेटिक मटेरियल आपको सेल में 2 जगह देखने को मिलेगा। एक तो आपको न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा आपको जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। लेक्चर की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये एनिमल सेल की बात हो रही है। अगर मैं प्लांट सेल की बात कर लूं तो प्लांट सेल में आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट जेनेटिक मटेरियल 3 जगह पे देखने को मिलता है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। बट एनिमल सेल के अंदर आपका क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, तो इसीलिए हम कहते हैं एनिमल सेल के अंदर आपको जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। अब जो एक बच्चा होता है, बच्चा अपने पेरेंट से सारे के सारे ट्रेड्स को इनहेरिट करता है। फादर से इनहेरिट करेगा, मदर से इनहेरिट करेगा। बच्चे के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। 23 पेयर्स का मतलब है 46 क्रोमोसोम। 46 क्रोमोसोम में 23 क्रोमोसोम आते हैं फादर की साइड से, 23 क्रोमोसोम आते हैं मदर की साइड से। दोनों के दोनों मिलकर 23 पेयर्स बना देते हैं, ठीक है। अब बच्चा जो भी ट्रेड्स, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी जेनेटिक मटेरियल इनहेरिट कर रहा है वो फादर और मदर से कर रहा है, ठीक है। जितने भी जेनेटिक ट्रेड्स होते हैं, मैंने आपसे कहा जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया में लाई करता है, लेकिन जो जेनेटिक ट्रेड्स ज्यादातर आते हैं वो आपके न्यूक्लियस से आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया से ज्यादा ट्रेड्स नहीं आते, ठीक है। कुछ कुछ ट्रेड्स आते हैं लेकिन ज्यादा नहीं आते। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होती है उसका एक छोटा सा डायग्राम देखिए। मान लीजिए ये मदर है और ये फादर है। ये मदर का एग सेल
और ये फादर का स्पर्म सेल है, एग सेल एंड स्पर्म सेल। मदर के एग सेल के अंदर यहाँ पे आपको मदर का न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, जिसको मैं NM लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए कि मदर का न्यूक्लियस है। ये फादर है। फादर के स्पर्म सेल के अंदर यहाँ पे एक न्यूक्लियस होगा जिसको मैं NF लिख देता हूँ, न्यूक्लियस ऑफ फादर्स स्पर्म सेल। ठीक है, ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म है, ये भी पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर हमें ऑर्गेनेल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि फादर के सेल के अंदर आपके कुछ माइटोकॉन्ड्रिया एग्जिस्ट करते होंगे, जिसको मैं ब्लू से बना रहा हूँ। मदर के सेल के अंदर अपने ऑर्गेनेल्स होंगे, मदर के ये साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेल्स होंगे। इस साइटोप्लाज्म में, मदर के साइटोप्लाज्म में मैं बना देता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया। किस कलर से बनाए, इसको बनाते हैं हम हरे कलर से। ठीक है, मदर के एग सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मैं ऐसे ऐसे बना रहा हूं हरे कलर से। ठीक है, अब जब भी फ्यूजन होती है, रिप्रोडक्शन होती है, तो उस केस में क्या होता है, एक नया सेल बनता है। ये जो नया सेल बनता है, इस सेल के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है, इस नए सेल के अंदर आपको मदर का न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, मदर के एग सेल का न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, फादर के स्पर्म सेल का न्यूक्लियस देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा जो पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म है, पूरा का पूरा जो साइटोप्लाज्म है वो किसका देखने को मिलता है, वो मदर का देखने को मिलता है। यानी कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया किसका होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया मदर का होता है, फादर का नहीं होता। इसीलिए मैंने ग्रीन से बनाया था ना माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये ग्रीन वाला माइटोकॉन्ड्रिया आ गया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया किससे इनहेरिट करेगा, बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया इनहेरिट करता है अपनी मदर से। माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा मदर की साइड से इनहेरिट किया जाता है। ठीक है, तो एक तरह से मैं ये भी कह सकता हूं कि फर्टिलाइजेशन के टाइम पर फादर की साइड से सिर्फ और सिर्फ ये जो स्पर्म सेल है, ये स्पर्म सेल फर्टिलाइज कर देता है, इस मदर के एग सेल के अंदर घुस जाता है और यहां पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। बाकी पूरा का पूरा जो है साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑर्गेनेल्स, हर एक चीज किसकी रहती है, मदर की रहती है। अब ये जो सेल बना है, ये बच्चे का सेल है ना, बेबी का, ये बेबी का सेल है, फर्टिलाइज जो होने वाला है। अब ये जो बेबी का सेल है, इस बेबी के सेल के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, मदर का न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। तो मदर के न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो होगा। फादर का आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है स्पर्म सेल का, तो फादर का जो जेनेटिक मटेरियल है वो देखने को मिलेगा। प्लस माइटोकॉन्ड्रिया किसका देखने को मिल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया आपके मदर की साइड का देखने को मिल रहा है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन वो हमारे ज्यादातर ट्रेट्स को डिफाइन नहीं करती है। बहुत ही कम ट्रेट्स हैं जो कि हम माइटोकॉन्ड्रिया से लेते हैं। ठीक है, अब सिचुएशन क्या है, या फिर एक बारी रिकैप करते हैं। पहली चीज, जेनेटिक मटेरियल या फिर जेनेटिक ट्रेट्स हम लेते हैं फ्रॉम न्यूक्लियस। दूसरी चीज क्या याद रखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया आता है फ्रॉम मदर साइड, बट माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द ट्रेट्स, इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। सिर्फ कुछ ही चीजें हैं जो हम माइटोकॉन्ड्रिया से इनहेरिट करते हैं। अब सिचुएशन देखिए क्या है, सिचुएशन ये है कि एक मदर है, मतलब एक फीमेल है और एक फादर है। ये दोनों के दोनों बच्चे पैदा करना चाहते हैं, लेकिन पता चला कि मदर का जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्टिव है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोई डिफेक्ट है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मदर को डायबिटीज है। ठीक है, सिंपल सा डिफेक्ट ले रहे हैं, वैसे और भी हो सकते हैं लेकिन अभी के लिए डायबिटीज ले लेते हैं। मान लीजिए मदर के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोई डिफेक्ट है। ठीक है, तो ये जो मैं ग्रीन से बना रहा हूं, ये सारे के सारे सही हैं, लेकिन ये वाला जो माइटोकॉन्ड्रिया जो मैंने ब्लू से बना दिया, ये डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और ये फादर है। फादर का अपना न्यूक्लियस होगा, मदर का अपना न्यूक्लियस होगा। दोनों के दोनों जब फ्यूज करेंगे तो क्या होगा, ये न्यूक्लियस इस सेल के अंदर चला जाएगा। अब नया सेल कैसा बनेगा, आपको नया सेल आपको देखने को मिलेगा, मदर का माइटोकॉन्ड्रिया और मदर का न्यूक्लियस, एग सेल का न्यूक्लियस प्लस फादर के स्पर्म सेल का न्यूक्लियस, यही देखने को मिल रहा है। तो यहां पे क्या हो गया, इस सेल के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, इस सेल के अंदर आपको मदर का डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया भी देखने को मिल रहा है। यानी कि जो बच्चा पैदा होगा उस बच्चे के अंदर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डिफेक्ट है वो डिफेक्ट देखने को मिलेगा। हम चाहते हैं कि बच्चे के अंदर ये डिफेक्ट ना हो, तो हम जो बच्चा पैदा करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उस बच्चे के अंदर ट्रेट्स किसके हों, ट्रेट्स हों मदर के और फादर के। दूसरी चीज, उसके अंदर क्या ना हो, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल डिफेक्ट ना हो। तो माइटोकॉन्ड्रियल डिफेक्ट को हटाने के लिए कॉन्सेप्ट निकल के आता है 3 पेरेंट बेबी का। 3 पेरेंट बेबी के अंदर क्या किया जाएगा, 3 पेरेंट बेबी के अंदर
एक हम लेते हैं 3 पेरेंट बेबी के अंदर, ये मदर हो गई, ये फादर हो गए, ठीक है। ये मदर का न्यूक्लियस, फादर का न्यूक्लियस, ये मदर के हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया और ये मदर का अनहेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये दोनों के दोनों बच्चा पैदा करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते नहीं कि उस बच्चे के पास ये माइटोकॉन्ड्रियल डिफेक्ट है। तो वो क्या करते हैं, वो एक ऐसी फीमेल ढूंढते हैं, एक ऐसी फीमेल ढूंढते हैं जिसका एग सेल, जिसके एग सेल में माइटोकॉन्ड्रियल डिफेक्ट ना हो। तो इसके एग सेल हैं ये XXX, ठीक है। ये सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं ये हेल्दी हैं, लेकिन इस फीमेल के एग सेल में अपना एक न्यूक्लियस होगा। तो क्या किया जाता है, इस फीमेल के एग सेल में से इस न्यूक्लियस को एक्सपेल कर दिया जाता है, इस न्यूक्लियस को निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो फीमेल है, इस फीमेल का एग सेल अब सिर्फ और सिर्फ ऐसा दिखाई देगा जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। और फिर क्या किया जाता है, जो मदर है, मदर के न्यूक्लियस को बाहर निकाल के इस एग सेल के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, इस एग सेल के अंदर इंसर्ट कर दिया गया। तो अब क्या हो चुका है, ये वाले सेल को अगर ध्यान से देखा जाए तो इस सेल के अंदर न्यूक्लियस किसका है, न्यूक्लियस है मदर का, न्यूक्लियस है इसका, ठीक है। न्यूक्लियस अगर मदर का है तो सारे के सारे ट्रेट्स किसके आएंगे, वो मदर के आएंगे, ठीक है। और इस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया किसका है, इस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है सेकंड फीमेल का, और ये माइटोकॉन्ड्रिया हेल्दी है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब फादर के स्पर्म सेल को फ्यूज कराया जाता है, फर्टिलाइज कराया जाता है विद दिस एग सेल, और यहां से जो बच्चा पैदा होगा, इस बच्चे के अंदर इस फादर का न्यूक्लियस होगा, फादर का न्यूक्लियस है, मदर का न्यूक्लियस है, प्लस ये जो सेकंड फीमेल थी, इस सेकंड फीमेल के हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया हैं। तो अब ये जो मदर थी, इस मदर का जो अनहेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया था, वो अनहेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया बच्चे के अंदर नहीं आएगा, लेकिन बच्चे के अंदर ट्रेट्स किसके आएंगे, बच्चे के अंदर ट्रेट्स आएंगे मदर के और फादर के, क्योंकि ट्रेट्स डिपेंड करते हैं न्यूक्लियस के ऊपर, और न्यूक्लियस किसका है, न्यूक्लियस मदर का और फादर का ही है, ठीक है। सेकंड फीमेल से हमने सिर्फ और सिर्फ उसका एग सेल यूज किया है, क्योंकि उसके पास हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया था, और इसके एग सेल से हम इसका न्यूक्लियस निकाल देते हैं, ताकि इस फीमेल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो ट्रेट्स हैं, वो बच्चे के अंदर ना आ पाए, ठीक है। तो इस बच्चे को कहा जाता है 3 पेरेंट बेबी, क्यों, क्योंकि 3 पेरेंट से मिलके ये बेबी बना है। अब अगला कॉन्सेप्ट कवर करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट समझने से पहले ये देखिए कि कोई भी जो बच्चा होता है, जब भी मान लीजिए मदर और फादर ने आपस में रिप्रोड्यूस किया, तो इनके जो सेल्स हैं आपस में फर्टिलाइज करेंगे। फर्टिलाइज करने के बाद ये जो फर्टिलाइज्ड सेल होता है, ये एक सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल, अकेला सेल है। ये जो अकेला सेल है, इसकी माइटोसिस होती है। माइटोसिस का क्या मतलब है कि एक सेल था, वो एक सेल 2 में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो एक सेल ने क्या कर लिया, 2 सेल बना दिए। ये जो 2 सेल बने हैं, ये आगे और डिवाइड होंगे और ये 4 सेल बना देंगे। ये जो 4 सेल बने, ये डिवाइड होंगे और ये 8 सेल बना देंगे। तो इस तरह सेल की जो है वो डिवीजन होती रहती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, ठीक है। जब एक सिंगल सेल ढेर सारे सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो कुछ टाइम के बाद ढेर सारे आपको सेल्स देखने को मिलते हैं, जिसको ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है, ब्लास्टोसिस्ट। ये जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, देखिए पहले क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रही है, या फिर मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बताया था। जो मदर का एग सेल होता है, वो होता है आपके फलोपियन ट्यूब के अंदर। अब इस टाइम पर अगर मदर और फादर आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं, तो फलोपियन ट्यूब के अंदर ये जो एग सेल होता है, ये एग सेल फादर के स्पर्म सेल के साथ फर्टिलाइज हो जाता है। फर्टिलाइज होने के बाद ये अभी एक सिंगल सेल है। सिंगल सेल माइटोसिस के प्रोसेस से डिवाइड होता जाएगा और ढेर सारे सेल बन जाएंगे। जब एक अच्छा खासा नंबर ऑफ सेल्स बन जाते हैं, तो इनको ब्लास्टोसिस्ट बोलने लग जाते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बोलने लग जाते हैं। अब जब ये ब्लास्टोसिस्ट बन गए, तो ये सारी की सारी चीजें कहाँ मूव कर जाती हैं, ये मूव कर जाती हैं इन द यूटरस ऑफ द मदर। यूटरस के अंदर ये मूव कर गई। यूटरस के अंदर जब ये सारी की सारी चीजें मूव कर जाती हैं, तो यूटरस में एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है प्लेसेंटा, जहां पे आपका ये जो पूरा का पूरा सेल है, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये ब्लास्टोसिस्ट एग्जिस्ट करता रहता है। तो यूट्रस में आपका प्लेसेंटा होता है और ये आपका ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे होता है। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, यानी कि ये जो सारे के सारे सेल्स हैं, ये सारे के सारे सेल्स एक सिंगल सेल से बने थे, ठीक है। एक सिंगल सेल से ये सारे के सारे सेल्स बने, ब्लास्टोसिस्ट बना। ये जो ब्लास्टोसिस्ट हैं, यही आप देखेंगे आगे जाके ये ब्लास्टोसिस्ट
आपके अलग अलग तरह के सेल बन जाते हैं। कुछ सेल आपके स्किन सेल बन जाएंगे जो कि आपकी खाल बनाएंगे। कुछ सेल हो सकता है कि आपके मसल सेल बन जाएं, मसल सेल्स बन जाए जो कि आपकी मसल्स बनाएंगे। कुछ सेल्स आपके नर्वस सेल बन जाते हैं, नर्व्स बन जाती हैं, ठीक है, नर्व सेल बन जाते हैं। जो आपकी स्किन सेल होती है, स्किन सेल का क्या काम है, आपको प्रोटेक्ट करने का, आपको बाहरी एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन देती है आपकी स्किन। जो मसल्स होती हैं, मसल्स का मेन काम होता है कॉन्ट्रैक्ट करने का। जो आपका हार्ट है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसी से काम करता है। नर्व्स क्या करती हैं, नर्व्स आपकी ब्रेन को सिग्नल पहुंचाते हैं, आपकी पूरी बॉडी के अंदर सिग्नल की ट्रांसफ्यूजन होती है, ठीक है। यही जो आपके सेल्स हैं, ये कुछ सेल्स आपके वाइट ब्लड सेल्स बन जाएंगे, कुछ आपके रेड ब्लड सेल्स बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा, रेड ब्लड सेल के बारे में एक फैक्ट आप याद रखेंगे, इकलौता ह्यूमन बॉडी के अंदर इकलौता ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, वो कौन सा है, वो होता है आपका रेड ब्लड सेल। आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, बाकी सब के अंदर आपके न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। तो क्या मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं बताना चाह रहा हूं कि एक सिंगल सेल था, ये जो सिंगल सेल था इसका अपना क्या काम है, इसका कोई और काम नहीं है, इसका सिर्फ एक काम है कि अपने आप को डिवाइड करता जा रहा है, डिवाइड करता जा रहा है। और डिवाइड करने के बाद ये जो एक सिंगल सेल है ये अलग अलग सेल्स के अंदर, अलग अलग सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ये जो अलग अलग सेल्स हैं, इन अलग अलग सेल्स का अपना एक स्पेशल फंक्शन है। फॉर एग्जांपल, स्किन सेल्स विल प्रोड्यूस स्किन सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मसल सेल्स विल प्रोड्यूस मसल्स सो दैट दे कैन कॉन्ट्रैक्ट। नर्व सेल क्या करेगी, वो सिग्नल सेंड करेगी। तो ये सारे के सारे जो सेल्स हैं, ये सारे के सारे आपके डिफरेंशिएटेड सेल्स कहे जाते हैं, ये आपके डिफरेंशिएटेड सेल्स कहे जाते हैं जिनका अपना एक स्पेशल फंक्शन होता है। लेकिन ये जो आपका सिंगल सेल था, ये आपका अनडिफरेंशिएटेड सेल था। अनडिफरेंशिएटेड सेल का कोई भी स्पेशल फंक्शन नहीं होता, लेकिन इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी क्वालिटी ये है कि ये जो सेल है, दिस सेल कैन कन्वर्ट इनटू अदर डिफरेंशिएटेड सेल्स, ठीक है। अब इमेजिन करिए एक सिनेरियो हो गई, एक सिनेरियो है, सिनेरियो क्या है, किसी की मसल सेल के अंदर कोई दिक्कत होने लगी जिसकी वजह से उसकी मसल की फॉर्मेशन नहीं हो रही, ठीक है। अगर हमारे पास ये वाला सेल होता जो कि अनडिफरेंशिएटेड सेल है विच इज केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग इनटू एनी अदर सेल, हमारे पास ये वाला सेल है, हम इस वाले सेल को यूटिलाइज करेंगे और ये सेल अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा मसल सेल के अंदर, और आपके अंदर ये जो डिफेक्ट हो रहा था कि मसल सेल सही से काम नहीं कर रहे थे, वो डिफेक्ट खत्म हो जाएगा और आपके मसल्स के अंदर जो भी दिक्कत आ रही है वो सारी की सारी दिक्कत सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्पल लेता हूं। मान लीजिए आपका हार्ट, वो भी एक तरह का मसल सेल होता है, आपका हार्ट काम करना बंद कर दिया। हमने क्या किया, हमने ये वाला सेल लिया और इस सेल को हमने कन्वर्ट करा लिया इनटू अ न्यू हार्ट, इनटू न्यू मसल सेल्स, और उस मसल सेल्स ने आपका हार्ट बना दिया। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, हम सेल्स को यूज कर रहे हैं टू रीजनरेट न्यू टिश्यूज, न्यू और डैमेज्ड टिश्यूज। तो ये जो टेक्निक होती है, इस टेक्निक को कहा जाता है रीजनरेटिव, रीजनरेटिव टेक्निक, ठीक है। तो अब यहां से आपको क्या पता चला कि जो आपके अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं वो, उनका कोई स्पेशल फंक्शन नहीं है, लेकिन वो अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अदर डिफरेंशिएटेड सेल्स। अच्छा, अब ये जो डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, इन डिफरेंशिएटेड सेल्स की भी एक खासियत है। खासियत क्या है, आपने कई बार सुना होगा कि लोग अपनी फेस का, अपने बाजुओं का, अपने और पता नहीं कहाँ कहाँ पे स्क्रब कराते हैं। स्क्रब क्यों कराते हैं, ताकि वो अपने बॉडी के ऊपर से जो डेड स्किन सेल्स हैं, उन डेड स्किन सेल्स को रिमूव कर सके। तो जो आपके स्किन सेल्स होते हैं उनका काम क्या है, टू प्रोड्यूस स्किन। स्किन सेल सिर्फ और सिर्फ स्किन प्रोड्यूस कर सकता है, वो कभी भी आपके वाइट ब्लड सेल प्रोड्यूस नहीं करेगा, आपके मसल सेल प्रोड्यूस नहीं करेगा। स्किन सेल सिर्फ और सिर्फ स्किन सेल प्रोड्यूस करता है। तो आपकी जो डेड स्किन सेल है, डेड स्किन सेल्स आपकी बॉडी के ऊपर जमा हो जाते हैं, जिसको आप रिमूव कर देते हैं, और इन डेड स्किन सेल की जगह ले लेते हैं न्यू स्किन सेल्स, न्यू स्किन सेल्स। ऐसे आपने देखा होगा कि आपके जो आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स आपके नए रेड ब्लड सेल बनाते रहते हैं, ठीक है। आपके इंटेस्टाइन में, आपके स्टमक की जो लाइनिंग होती है, आपके इंटेस्टाइन में जो लाइनिंग होती है, वो लाइनिंग हर 4 दिन के बाद अपने आप को रिप्लेस कर देती है। क्यों? क्योंकि इस इंटेस्टाइन को बनाने वाले जो सेल हैं वो हमेशा काम करते रहते हैं। लेकिन फर्क क्या है, जो हमने पहले वाला सेल देखा था वो अनडिफरेंशिएटेड सेल था, जो किसी भी दूसरे सेल के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, चाहे वो मसल सेल हो, चाहे स्किन सेल हो, चाहे आपके नर्व सेल हो, या कोई भी सेल हो। लेकिन ये वाले जो सेल हैं, ये जो काम करते हैं सिर्फ ये वही काम कर सकते हैं, लेकिन वो काम ये करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, स्किन सेल जो है वो स्किन को प्रोड्यूस करता रहेगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे काम इसमें होते रहते हैं। अब इसी चीज को थोड़ा सा टेक्निकली देख लीजिए। टेक्निकली आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है इसके अंदर। देखो, फलोपियन ट्यूब के अंदर
फिलोपियन ट्यूब के अंदर आपके मदर का एग था, एग सेल था। इस एग सेल में स्पर्म सेल जो है वो फर्टिलाइज कर देता है इस एग सेल को। जब ये एग सेल फर्टिलाइज होता है देन फॉर 5 to 6 डेज, 5 to 6 डेज ये जो एग सेल है, ये एग सेल यहीं पे ही डिवाइड होता रहता है, ठीक है। 5 से 6 दिन तक ये डिवाइड होता रहेगा और एक सैक बन जाता है, सैक ऑफ सेल्स बन जाता है। ये जो सैक ऑफ सेल्स होता है इसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये ब्लास्टोसिस्ट मूव कर जाता है इनटू द यूटेरस, यूटेरस, ठीक है, यूटेरस ऑफ द मदर। ये मूव कर गया यूटेरस के अंदर। ये यूटेरस के अंदर जो सैक ऑफ सेल है यही इवेंचुअली क्या बन जाता है, ये बन जाता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के 5 से 6 साल तक सेल जो है वो डिवाइड होता रहता है और एक ढेर सारे सेल्स का सैक बन जाता है 5 से 6 दिन तक डिवीजन के बाद। ये जो सैक ऑफ सेल है इसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। दिस ब्लास्टोसिस्ट मूव्स इनटू द यूटेरस ऑफ द मदर और वहां पे ये एम्ब्रियो बन जाता है। अब एम्ब्रियो के अंदर जो सेल्स होते हैं उन सेल्स को हम स्टेम सेल्स कहते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कहते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स क्या करते हैं? एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं विच आर केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग इनटू एनी अदर सेल। ये आपके सिर्फ एम्ब्रियो के अंदर पाए जाते हैं और इसके साथ साथ मदर का जो प्लेसेंटा होता है, ठीक है, मदर का जो प्लेसेंटा होता है उसके यूट्रस के अंदर, उस प्लेसेंटा के अंदर आपके ये स्टेम सेल्स ये वाले पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके स्टेम सेल्स। ये स्टेम सेल्स इतने इंटरेस्टिंग होते हैं कि इनका अपना कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, इनका अपना कोई स्पेशल फंक्शन नहीं होता। तो फिर ये किस लिए स्पेशल हैं? ये स्पेशल इसलिए होते हैं, ये अच्छे क्यों होते हैं? ये अच्छे इसलिए होते हैं कि ये कोई भी स्ट्रक्चर ले सकते हैं और कोई भी फंक्शन में अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ स्टेम सेल कैन कन्वर्ट, मतलब सेल की डिवीजन हो रही है, डिवीजन होते होते वो एक ब्रांच बना देगा कि इस ब्रांच के अंदर जो भी डिवीजन होंगी वो सारे के सारे स्किन सेल बना रहे हैं, ठीक है। तो स्टेम सेल क्या करेगा? स्टेम सेल डिवाइड होता जाएगा और आपके स्किन सेल बनाने लग जाएगा। कुछ स्टेम सेल्स डिवाइड होने लग जाएंगे और वो नर्व सेल की फॉर्मेशन करने लग जाएंगे। कुछ सेल्स डिवाइड होंगे और वो आपके लिवर सेल बन जाएंगे, लिवर की फॉर्मेशन होगी। फिर कुछ सेल्स आपके डिवाइड होते जाएंगे, वो आपके फैट सेल बन जाएंगे। कुछ सेल्स आपके डिवाइड होंगे, वो आपके ब्लड सेल बन जाएंगे। कुछ सेल्स डिवाइड होंगे और वो क्या बन जाएंगे? वो आपके स्किन सेल बन जाएंगे। तो आपके ये जो स्टेम सेल्स हैं, ये स्टेम सेल्स और डिवाइड होते जा रहे हैं, ठीक है। इनका नंबर जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। और जब वो नंबर इंक्रीज हो रहा है तो वो अलग अलग फॉर्म लेते जा रहे हैं। ये जो अलग अलग फॉर्म ली जा रही है, अलग अलग शेप ली जा रही है, हो सकता है ब्लड सेल ऐसा दिखता हो, स्किन सेल हो सकता है ऐसा दिखता हो, और आपका बोन सेल हो सकता है ऐसा दिखता हो, ठीक है। अलग अलग ये शेप लेते जा रहे हैं। तो स्टेम सेल्स की खासियत ये है कि ये किसी भी दूसरे सेल के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। और आज की डेट में डॉक्टर्स ये रिसर्च कर रहे हैं कि मान लीजिए किसी का लिवर फेल हो रहा है या फिर लिवर बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका है, लिवर अब काम करना बंद कर चुका है, तो क्या हम स्टेम सेल्स को लेबोरेटरी के अंदर या किसी तरह स्टेम सेल्स को यूटिलाइज करके हम इस इंसान के अंदर इस स्टेम सेल को डाल दें और ये स्टेम सेल लिवर की फॉर्मेशन कर ले? तो जो लिवर खराब हो रहा था वो लिवर अब रिप्लेस हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा, और इसी को रीजनरेटिव मेडिसिन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी टेक्निकल चीजें जो आप याद रखेंगे, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। अब ये जो स्टेम सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स भी आपको 2 तरह के देखने को मिलते हैं, या फिर 2 छोड़िए 3 तरह के स्टेम सेल्स देख लेते हैं। 3 तरह के स्टेम सेल्स कौन से हैं? पहले स्टेम सेल्स वो हैं जो कि आपके एम्ब्रियो के अंदर पाए जाते हैं, जिसको कहा जाता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो हैं ये प्लूरीपोटेंट होते हैं। प्लूरीपोटेंट का क्या मतलब है? प्लूरी का मतलब होता है मैनी और पोटेंट का मतलब होता है पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल से पोटेंट वर्ड आया। तो जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होते हैं ये केपेबल होते हैं ऑफ कन्वर्टिंग इनटू एनी काइंड ऑफ सेल्स, ठीक है। तो आपका ये एम्ब्रियो से निकला हुआ स्टेम सेल जो है इसको यूटिलाइज किया जा सकता है, लेट्स से मसल्स बनाने के लिए इसको यूटिलाइज किया जा सकता है, आपके ब्रेन के अंदर नर्व सेल बनाने के लिए, आपके लिवर सेल बनाने के लिए, किसी भी तरह के सेल इससे बनाए जा सकते हैं। इमेजिन करिए कि हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को यूटिलाइज कर रहे हैं और हमारी साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि किसी इंसान का हाथ कट चुका है, उसका लिम्ब जो है वो लिम्ब कट चुका है, तो हम इस स्टेम सेल को यूज कर सकते हैं सो दैट वी कैन रीग्रो दिस लिम्ब,
उसके हाथ पैरों को भी रीग्रो किया जा सकता है। ठीक है, अभी हम उस स्टेज पे नहीं है, लेकिन ये एक पोटेंशियल है जो हमें आगे दिखाई दे रहा है। तो ये होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स का जो पोटेंशियल है वो बहुत ही हाई होता है और इसको रीजनरेटिव मेडिसिन के अंदर बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता है। दूसरी तरह के जो स्टेम सेल्स होते हैं वो होते हैं आपके अडल्ट स्टेम सेल्स। अडल्ट स्टेम सेल्स की मतलब है कि अब इंसान बड़ा हो चुका है, तो जब इंसान बड़ा हो जाता है तो उसके कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शन करने लग जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपके ब्रेन सेल्स कैन प्रोड्यूस मोर ब्रेन सेल, मतलब और भी ज़्यादा सेल्स ये बना सकता है। ठीक है, स्किन सेल्स का तो अभी मैंने आपको डेड स्किन के थ्रू समझाया ही था। तो स्किन सेल क्या करती है, ये और सेल बनाती है और आपके लिए स्किन क्रिएट करती रहती है। ठीक है, और एक होता है आपका बोन मैरो के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, बोन मैरो के अंदर आपके रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती रहती है। रेड ब्लड सेल आपको पता ही है कि आपका मतलब ब्लड आप डोनेट भी कर देते हैं तो आपका बोन मैरो और रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, तो ये अडल्ट स्टेम सेल्स होते हैं। अडल्ट स्टेम सेल को भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं रीजनरेटिव मेडिसिन के अंदर। फॉर एग्जांपल ल्यूकीमिया की ट्रीटमेंट के लिए, ल्यूकीमिया की ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, आपका जो बोन मैरो रिस्पॉन्सिबल होता है रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए। तो ये आपके रेड ब्लड सेल्स हैं। कभी कभी ब्लड कैंसर हो जाता है जिसको ल्यूकीमिया कहा जाता है। ब्लड कैंसर में क्या होता है, आपके बोन मैरो के अंदर ये कैंसर सेल्स बनने चालू हो जाते हैं और धीरे धीरे ये जो कैंसर सेल्स हैं, ये कैंसर सेल्स हेल्दी रेड ब्लड सेल्स को यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं और रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है। तो इस केस में क्या किया जाता है, आपके बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल्स को इंसर्ट किया जाता है और ये जो स्टेम सेल्स हैं ये क्या करते हैं, ये रेड ब्लड की फॉर्मेशन दोबारा से चालू कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके अडल्ट स्टेम सेल्स हैं इनकी भी रीजनरेटिव मेडिसिन के अंदर यूटिलिटी होती है, लेकिन इनके साथ दिक्कत क्या है, इनका पोटेंशियल कम होता है। पोटेंशियल क्यों, पोटेंशियल इसलिए कम है क्योंकि जो आपके बोन मैरो है वो सिर्फ एक ही तरह का सेल बार बार बना सकता है। बोन मैरो से आप ये नहीं कह सकते कि आप नर्व सेल बना दो। बोन मैरो से ये नहीं कहा जा सकता कि तू मसल सेल बना दे। ठीक है, तो भले ही ये एक तरह के स्टेम सेल्स हैं लेकिन इनका पोटेंशियल जो है वो लिमिटेड होता है। तीसरी तरह के स्टेम सेल्स कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट सेल। इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट सेल के अंदर क्या किया जाता है, जो आपके अडल्ट स्टेम सेल्स होते हैं, इन अडल्ट स्टेम सेल्स को लेबोरेटरी के अंदर मैनिपुलेट किया जाता है और अडल्ट स्टेम सेल को इस तरह से मैनिपुलेट कर देते हैं कि ये जो अडल्ट स्टेम सेल हैं ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल की तरह काम करने लगे। हमें अडल्ट स्टेम सेल को एम्ब्रियोनिक में बनाने की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल इतनी आसानी से नहीं मिलते। आज की डेट में अगर कोई अपने एम्ब्रियोनिक सेल्स जो कि यूटिलाइज नहीं हुए थे उनको अगर कोई डोनेट कर दे, सिर्फ उसी केस में हमें एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मिल पाते हैं। तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, हमने अडल्ट के जो स्टेम सेल्स थे उन्हीं अडल्ट के स्टेम सेल को इस तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं कि वो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल बन जाए। ये जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल है ये प्लूरिपोटेंट हो जाएगा और प्लूरिपोटेंट होने के बाद हम रीजनरेटिव मेडिसिन के अंदर इसको काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपके स्टेम सेल का मतलब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में नहीं था इस साल, वरना ये न्यूज़ में रहता था, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत मैंने इसका ओवरव्यू दे दिया है। ठीक है, अब अगली एक डेफिनेशन देख लेते हैं। अगली डेफिनेशन क्या है, सेल की एक और क्लासिफिकेशन होती है। सेल की क्या क्लासिफिकेशन है दूसरी, सेल्स ऐसे सेल जो रिप्रोडक्शन में काम करते हैं उनको जर्म सेल्स कहा जाता है। जर्म सेल्स, तो ह्यूमंस के अंदर जर्म सेल क्या हो जाएंगे, आपके स्पर्म सेल मेल्स के अंदर और आपकी फीमेल्स के अंदर एग सेल्स, ये आपके रिप्रोडक्शन में काम करते हैं, इनको जर्म सेल कह देंगे। जर्म सेल के अलावा जितने भी अदर सेल्स होते हैं उन सभी सेल्स को सोमैटिक सेल्स कहा जाता है। सोमैटिक सेल्स डू नॉट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। ठीक है, इन दोनों की क्लासिफिकेशन मैंने इसलिए बताई है क्योंकि जो हमारा अगला टॉपिक है इट इज रिलेटेड टू क्लोनिंग, कि आखिर ये क्लोनिंग किस तरह से की जाती है। तो क्लोनिंग का क्या मतलब होता है, क्लोनिंग का मतलब होता है कि हम एक आइडेंटिकल कॉपी प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी चीज़ की, आइडेंटिकल कॉपी प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी चीज़ की विदाउट रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डॉली शीप है, डॉली शीप को किस तरह से बनाया गया था। अब डॉली शीप को किस तरह से बनाया गया था उससे पहले जो अभी तक हमने पढ़ा है उसका एक हल्का सा आप बहुत ही सिंपल भाषा में समझिए। देखिए क्या हो रहा है, जो भी आपका एग है, एग आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर आपको एग देखने को मिलता है। ठीक है, एग क्या है, फीमेल का जर्म सेल। अब इस फीमेल के जर्म सेल में जब स्पर्म आके फ्यूज करता है, जब इसकी फर्टिलाइजेशन होती है तो ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर इसकी डिवीजन चालू हो जाती है और क्या बनने लग जाते हैं, 5 से 6 दिन तक यहाँ पे आपको ब्लास्टोसाइट की फॉर्मेशन होती हुई दिखाई देती है। ये जो ब्लास्टोसाइट है, दिस ब्लास्टोसाइट्स मूव इनटू यूटेरस और यूटेरस के अंदर क्या हो जाएगा, यूटेरस के अंदर ब्लास्टोसाइट कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो के अंदर।
ठीक है, एम्ब्रियो के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो एम्ब्रियो है, यही एम्ब्रियो आगे जाके डेवलप होता है इनटू अ बेबी, एम्ब्रियो डेवलप होता है इनटू अ बेबी। ठीक है, तो अब इसको अगर डॉक्टरों ने क्या सोचा, डॉक्टरों ने ये सोचा कि जो एग सेल था, अगर हम इस एग सेल को फर्टिलाइज ना करें, पर हम किसी तरह से इस एग सेल को लेबोरेटरी के अंदर स्टिमुलेट करें कि ये एग सेल डिवाइड होने लग जाए और ब्लास्टोसिस्ट बना ले। ठीक है, और फिर ये जो ब्लास्टोसिस्ट बन चुका है, इस ब्लास्टोसिस्ट को हम किसी यूट्रस में डाल देंगे, हम इसको किसी यूट्रस के अंदर डाल देंगे, और यूट्रस के अंदर ये एम्ब्रियो की फॉर्म ले लेगा, और ये जो एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो बेबी प्रोड्यूस कर देगा, ये एम्ब्रियो बेबी प्रोड्यूस कर देगा। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज नहीं कर रहा है एग को हम लेबोरेटरी के अंदर स्टिमुलेट कर रहे हैं बाय यूजिंग अदर मेथड्स। ठीक है, अभी देखते हैं उस मेथड को। तो यहां पे क्या करेंगे, हम क्लोन बनाने के लिए क्या करते हैं, हम एक एग सेल लेते हैं, एग सेल के अंदर हमें जिस भी इंसान का क्लोन बनाना है, उस इंसान का न्यूक्लियस यहां पे डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि हम जिस इंसान का क्लोन बनाना चाहते हैं, देखिए अभी क्या हो रहा है, मैं थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। देखो अभी क्या होता है, ये है आपका एग सेल, ठीक है, एग सेल का अपना साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है। दूसरा है आपका ये स्पर्म सेल का अपना साइटोप्लाज्म है और ये रहा न्यूक्लियस। ये दोनों के दोनों जब रिप्रोड्यूस करेंगे तो स्पर्म सेल जो है, स्पर्म सेल है ये, स्पर्म सेल का न्यूक्लियस यहां पे चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ये हो गई आपकी मदर, ये हो गया आपका फादर। तो जो भी बेबी प्रोड्यूस होगा, बेबी के अंदर इसका भी न्यूक्लियस के ट्रेट्स आ जाएंगे, इसके भी न्यूक्लियस के ट्रेट्स आ जाएंगे। तो जो बेबी प्रोड्यूस होगा, बेबी के अंदर किसकी कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगी, ए की भी कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगी और बी की भी कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगी। तो ये जो बेबी है, ये ए प्लस बी बनेगा। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अगर ए है तो ए का जो बेबी बने वो बिल्कुल ए की तरह दिखाई दे। हम इस बी के कैरेक्टर्स को ए के अंदर आने नहीं देना चाहते। ठीक है, तो अगर हमें एकदम आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग चाहिए, तो उसके अंदर हमें क्या करना होगा, हमें एक ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिसमें हम एग को आर्टिफिशियली ब्लास्टोसाइट में कन्वर्ट कर दें विदाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्पर्म सेल। क्योंकि अगर स्पर्म सेल इंट्रोड्यूस हो गया तो जो फादर का न्यूक्लियस था वो भी इस एग के अंदर चला जाएगा, और फादर का न्यूक्लियस अगर इस एग के सेल में चला गया, फादर का न्यूक्लियस इस एग के सेल में चला गया, तो फादर के भी ट्रेट्स बच्चे में आ जाएंगे। हमें फादर के नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल आइडेंटिकल चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम इसको लेबोरेटरी के अंदर बिना किसी स्पर्म सेल के, बिना किसी रिप्रोडक्शन के, हम एक अनफर्टिलाइज्ड एग, यानी कि अभी तक रिप्रोडक्शन हुई नहीं है, हम एक अनफर्टिलाइज्ड एग लेते हैं, उस एग को लेबोरेटरी के अंदर स्टिमुलेट करके ब्लास्टोसाइट में कन्वर्ट करते हैं, और ये जो ब्लास्टोसाइट होता है, इस ब्लास्टोसाइट को यूटेरस के अंदर डाल देते हैं। तो इसके अंदर किसका न्यूक्लियस है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मदर का न्यूक्लियस है, और ये जो मदर है, इसी मदर का एकदम आइडेंटिकल कॉपी इसका ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ एक तरीका है। अब इस तरीके को हमने डॉली शीप बनाने में किस तरह से इस्तेमाल किया, डॉली शीप बनाने में अगर रिप्रोड्यूस करा देते, दो लोग रिप्रोड्यूस करेंगे तो दो लोगों के कैरेक्टर आएंगे, लेकिन क्लोनिंग में हमें क्या चाहिए, हमें दो लोगों के कैरेक्टर नहीं, हमें एक ही इंसान का कैरेक्टर चाहिए। तो एक ही इंसान का कैरेक्टर किस तरह से लाया जाता है वो देखिए। अब आप, जो सबसे पहला मैमल क्लोन किया गया था, उस मैमल का नाम है डॉली द शीप। ठीक है, डॉली शीप जो है वो पहला मैमल था जिसको क्लोन प्रोड्यूस किया गया था। क्लोनिंग के अंदर क्या करते हैं, हम एक ऐसा इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं विच इज द आइडेंटिकल जेनेटिक कॉपी ऑफ सम अदर एनिमल या प्लांट भी हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी जानवर की अगर हम एकदम आइडेंटिकल कॉपी बना दें तो उसको क्लोन कहा जाता है। अब जेनेटिक कॉपी कब होगी, जेनेटिक कॉपी तब होगी जब किसी एक ऑर्गेनिज्म का जो न्यूक्लियस है, वही न्यूक्लियस हम किसी तरह से हम उसी न्यूक्लियस को एम्ब्रियो बना दें, और ये एम्ब्रियो अब आगे जाके किसी बेबी के अंदर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अगर हम नॉर्मल तरीके से देखें तो नॉर्मल तरीके में बेबी कैसे प्रोड्यूस होता है, उसके अंदर दो लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। ये जो दो लोग हैं, ये दोनों के दोनों अपने न्यूक्लियस कंट्रीब्यूट करते हैं, अपने जेनेटिक मटेरियल को कंट्रीब्यूट करते हैं, और फिर जो बेबी बनता है विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए प्लस बी। लेकिन हमें जब एकदम आइडेंटिकल जेनेटिक कॉपी चाहिए, तो उस केस में हमें ये वाला एलिमेंट नहीं चाहिए होता। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, हम विदाउट रिप्रोडक्शन एम्ब्रियो को स्टिमुलेट करेंगे। तो जो डॉली बनाई, डॉली की 3 मदर्स हैं। ठीक है,
3 मदर्स। इसकी जो पहली मदर है उसका नाम है स्कॉटिश ब्लैक फिश, और सॉरी ब्लैक फेस, स्कॉटिश ब्लैक फेस। ये जो स्कॉटिश ब्लैक फेस थी, हमने इसका अनफर्टिलाइज्ड एग निकाला। अनफर्टिलाइज्ड यानी कि इसकी रिप्रोडक्शन नहीं हुई है, इसका जो एग था वो अनफर्टिलाइज्ड था, हमने इसका अनफर्टिलाइज्ड एग निकाला। इस एग का न्यूक्लियस था, हमने इस अनफर्टिलाइज्ड एग में से इसके न्यूक्लियस को निकाल के बाहर फेंक दिया। ठीक है, तो स्कॉटिश ब्लैक फेस का अनफर्टिलाइज्ड एग लिया और फिर उसके बाद इस एग में से न्यूक्लियस को हमने निकाल दिया, न्यूक्लियस जो है वो यहाँ से एक्सपेल कर दिया। फिर उसके बाद हमने ली डॉली की दूसरी माँ, जिसका नाम था फिन डॉर्सेट। फिन डॉर्सेट, हम चाहते हैं कि ये जो फिन डॉर्सेट है, फिन डॉर्सेट के कैरेक्टरिस्टिक वाला हमें एक क्लोन मिल जाए। ठीक है, फिन डॉर्सेट। तो हम क्या करेंगे, फिन डॉर्सेट का जो क्लोन बनाना है तो हम फिन डॉर्सेट का एक सोमैटिक सेल लेंगे। इस सोमैटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर फिन डॉर्सेट का जेनेटिक मटीरियल है। ठीक है, फिन डॉर्सेट का जेनेटिक मटीरियल कहाँ है, इसके न्यूक्लियस में। तो हम इसका न्यूक्लियस निकालेंगे, इसका न्यूक्लियस निकाल लिया हमने। अब क्या किया जाएगा, ये जो स्कॉटिश ब्लैक फेस थी, इसका हमने अनफर्टिलाइज्ड एग लिया और उसका न्यूक्लियस निकाल के बाहर फेंक दिया। अब ये जो एग है ये बिना किसी न्यूक्लियस के, विदाउट एनी न्यूक्लियस, और हमने फिन डॉर्सेट का सोमैटिक सेल लिया, सोमैटिक सेल, और इस फिन डॉर्सेट की सारे जेनेटिक ट्रेट्स इसके न्यूक्लियस में थे, हमने इसके न्यूक्लियस को बाहर निकाल लिया। अब ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस को इंसर्ट कर दिया जाता है इस वाले सेल के अंदर। तो अब हमारे पास क्या सेल आ गया, हमारे पास स्कॉटिश ब्लैक फेस का सेल का एग आ गया विच वॉज अनफर्टिलाइज्ड, और इसके अंदर किसका न्यूक्लियस है, इसके अंदर फिन डॉर्सेट का न्यूक्लियस है, फिन डॉर्सेट का न्यूक्लियस है। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, अब इसको लेबोरेटरी के अंदर स्टिमुलेट किया जाएगा, लेबोरेटरी के अंदर इसको स्टिमुलेट किया जाएगा ताकि ये कन्वर्ट हो जाए ब्लास्टोसाइट के अंदर। जब ये ब्लास्टोसाइट बन जाएगा तो इस ब्लास्टोसाइट को इंसर्ट कर दिया जाएगा एक तीसरी शीप के अंदर, एक तीसरी शीप के यूटरस के अंदर इसको इंसर्ट कर दिया जाएगा। और ये जो इसके अंदर इंसर्ट किया गया, ये शीप एक बेबी को प्रोड्यूस कर देगा। अब जो बेबी प्रोड्यूस हुआ है, इस बेबी के पास किसका जेनेटिक मटेरियल है, इस बेबी के पास फिन डॉर्सेट का जेनेटिक मटेरियल है। दिस बेबी वुड बी दी आइडेंटिकल कॉपी ऑफ फिन डॉर्सेट, फिन डॉर्सेट की ये आइडेंटिकल कॉपी होगा। ठीक है, समझ गए किस तरह से ये किया जा रहा है सारा का सारा काम। अब अगर कोई सवाल आ जाए कि ये स्टिमुलेट कैसे किया गया था, तो उसके लिए आपको क्या याद रखना है कि ये जो एग था इसको स्टिमुलेट किया गया था इलेक्ट्रिक चार्ज देके, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्लोनिंग का तरीका अब आप समझ गए। क्लोनिंग में क्या किया जाता है, क्लोनिंग के अंदर कोई रिप्रोडक्शन नहीं होती, क्लोनिंग जो है वो विदाउट रिप्रोडक्शन हम आइडेंटिकल बेबी प्रोड्यूस कर रहे हैं। आइडेंटिकल बेबी प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक ऐसा न्यूक्लियस चाहिए जिसको हम रेप्लिकेट करना चाहते हैं। इस न्यूक्लियस को एक अनफर्टिलाइज्ड एग के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, इस अनफर्टिलाइज्ड एग को स्टिमुलेट किया जाता है थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज ताकि ये ओके, हो सकता है मैं बार बार ही ब्लास्टोसाइट बोले जा रहा हूँ। ये ब्लास्टोसाइट नहीं, ब्लास्टोसिस्ट होता है। ठीक है, ये मतलब हमेशा से मेरी आदत है, ब्लास्टोसाइट निकल जाता है मुंह से, ये ब्लास्टोसिस्ट है। तो अगर मैंने जहाँ पे भी ब्लास्टोसाइट बोला है उसको ब्लास्टोसिस्ट याद रखना आप। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट में बन जाता है और ये ब्लास्टोसिस्ट आगे जाके एम्ब्रियो बनेगा व्हेन इट इज इंसर्टेड इनटू द यूट्रस ऑफ अनदर शीप। ठीक है, तो इस तरह से आपकी डॉली बनाई गई थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कोशिश कर रहा हूँ जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना सिंप्लीफाई कर रहा हूँ ताकि आप अपने क्वेश्चंस को आंसर कर सकें। जो हमारी मैगजीन है जिसके हम टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं, तो जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन चीज़ों को मैं इसके अंदर इंक्लूड करता हुआ चल रहा हूँ। इसीलिए आपको लग रहा होगा कि बहुत सारी मैगजीन के अलावा भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि छोटे छोटे से नोट्स बना के रख लीजिएगा आप। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा जीन एडिटिंग का। ठीक है, जीन एडिटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी आप क्वेश्चन की उम्मीद कर सकते हैं। जब हम जीन एडिटिंग की बात करते हैं तो जीन एडिटिंग के अंदर आपको 3 तरीके देखने को मिलते हैं। पहले तो ये देख लेते हैं जीन एडिटिंग का क्या मतलब है। जैसा नाम है वैसा काम है। जीन एडिटिंग का मतलब होता है जीन्स के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन करना। ठीक है, मॉडिफिकेशन क्या हो सकती है कि हम किसी भी चीज़ को जीन के अंदर हम किसी भी चीज़ को रिमूव कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को ऑल्टर कर रहे हैं, या फिर कोई एक नई एडिशन कर रहे हैं जीन के अंदर। हर एक चीज़ जो है वो एडिटिंग की डेफिनेशन के अंदर आ जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, कभी कभी जो हमारा जीन होता है हम उस जीन के अंदर कुछ ट्रेट्स को रिमूव करना चाहते हैं या फिर अपनी पसंद के किसी ट्रेट को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जीन एडिटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। हमें 3 तरह की जीन एडिटिंग टेक्निक्स देखने को मिलती हैं। जो
सबसे ज़्यादा फेमस है, जिसकी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ये माना जा रहा है आने वाले समय में सबसे बड़ा फ्यूचर है, वो है आपकी क्रिस्पार कैस9 टेक्निक। क्रिस्पार कैस9 टेक्निक। तो मेजरली हम इसी चीज़ को पढ़ेंगे, क्योंकि बाकी जो टेक्निक्स हैं वो अब उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही हैं। तो वो कौन कौन सी टेक्निक्स है? एक आपकी टैलेंस और दूसरी आपकी ZFN। ZFN क्या होता है? जिंक फिंगर न्यूक्लियसिस। ठीक है, टैलेंस जिंक फिंगर न्यूक्लियसिस। और ये है आपकी क्रिस्पार कैस9 टेक्निक। क्रिस्पार कैस9 टेक्निक जो है वो टैलेंस या फिर जिंक फिंगर न्यूक्लियसिस से ज़्यादा अच्छी क्यों है? अच्छी इसलिए क्योंकि ये हमें साइट स्पेसिफिक चेंजेस करना अलाउ कर देता है। इस टेक्निक को यूज करके हम साइट स्पेसिफिक चेंजेस कर सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कोई भी एक डीएनए है। अब इस डीएनए के अंदर कोई भी ऐसा डिफेक्टिव एरिया आ गया जिसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है? पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि डीएनए के किस वाले एरिया के अंदर हमें चीज़ों को चेंज करना है। यानी कि हमें पहले तो लोकेशन पता होनी चाहिए। लोकेशन के बाद हमें क्या चाहिए? हम इस एरिया को चेंज करना चाहते हैं। चेंज करने के लिए हमें क्या करना है? पहले तो इसको कट करके यहाँ से हटाना पड़ेगा और फिर इसकी जगह कोई दूसरी चीज़ लगानी पड़ेगी। तो इसको कट करने के लिए हमें एक मॉलिक्यूलर सीजर की ज़रूरत होती है। मॉलिक्यूलर सीजर की ज़रूरत होती है। ये जो मॉलिक्यूलर सीजर होती है इसको कैस9 कहा जाता है। एस से सीजर, एस से आपका कैस9। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। मॉलिक्यूलर सीजर चाहिए होती है और फिर उसके बाद हमें जो भी चेंजेस करने हैं वो चेंजेस हम यहाँ पे कर सकते हैं। जो भी हम यहाँ पे कोडिंग करना चाहते हैं वो, या फिर जेनेटिक ट्रेट इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, वो यहाँ पे किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्रिस्पर कैस9 टेक्निक के थ्रू हम ये 3 काम करते हैं और जीन एडिटिंग कर देते हैं। अब ये जो आपकी लोकेशन बताने का काम करता है, लोकेशन बताने का काम करता है आपका जीआरएनए। जीआरएनए का मतलब होता है गाइड आरएनए। तो इसी से आपको पता चल जाएगा कि गाइड आरएनए मॉलिक्यूलर सीजर को ये बताता है कहाँ पे जाके तुम्हें कट करना है। मॉलिक्यूलर सीजर कौन है? मॉलिक्यूलर सीजर आपकी कैस9। मॉलिक्यूलर सीजर क्या होता है? मॉलिक्यूलर सीजर को हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के नाम से जानते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारी जो तीसरी चीज़ है, हमें जो भी डीएनए लगाना है वो डीएनए हमें चाहिए होता है। ठीक है, डीएनए को यहाँ पे पेस्ट करने के लिए हमें ग्लू चाहिए होती है। तो उस ग्लू को क्या कहते हैं? उस ग्लू को कहा जाता है डीएनए लाइगेसिस। डीएनए लाइगेसिस। डीएनए लगाओ, लाइगेसिस से आप याद रख सकते हैं। तो देखिए, क्रिस्पार कैस9 टेक्निक के अंदर हम क्या करते हैं? पहले गाइड आरएनए जो है वो हमें ये बताता है कि कहाँ पे कट लगाना है। फिर जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो कि कैस9 होती है वो यहाँ पे कट लगा देती है और इस चीज़ को यहाँ से रिमूव कर देती है। फिर डीएनए लाइगेसिस के थ्रू हम इसको यहाँ पे जो भी डीएनए हमें लगाना होता है, जो भी हमें जीन यहाँ पे इंसर्ट करना होता है, ट्रीट इंसर्ट करना होता है, वो हम लगा देते हैं। अब एक सवाल आता है कि आखिर ये क्रिस्प आर होता क्या है? हमें कैस9 पता चल गया। कैस9 इज अ सीजर। कैस9 इज अ मॉलिक्यूलर सीजर विच इज यूज टू कट अ पोर्शन ऑफ द जीन। ठीक है, अ पोर्शन ऑफ द डीएनए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गाइड आरएनए को यूज करके हमें जिस साइट पे कट लगाना होता है उसी साइट पे कट लग जाता है। क्रिस्पार समझने के लिए पहले आपको एक टर्म पता होनी चाहिए जिसका नाम है पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम का क्या मतलब होता है? पैलिंड्रोम, आप एक शब्द देखिए, कयाक। जब मैं कयाक को यहां से लेफ्ट टू राइट पढ़ता हूं तो मेरे को KAYAK दिखता है, कयाक। और अगर मैं इसको राइट टू लेफ्ट पढ़ूं तो भी मेरे को कयाक दिख रहा है। यानी कि चाहे मैं इसको आगे से पीछे जाऊं, चाहे मैं पीछे से आगे जाऊं, इसका मतलब सेम रह रहा है। इसका जो भी कोड निकल के आ रहा है वो सेम निकल के आ रहा है। दूसरा वर्ड देखिए, रेस कार। जब मैं रेस कार को लेफ्ट से राइट पढ़ता हूं तो ये रेस कार पढ़ने में आ रहा है, और अगर मैं इसको राइट से लेफ्ट पढ़ूं तो भी तो ये रेस कार पढ़ने में आ रहा है। तो ऐसे कोई भी शब्द जिसको चाहे आप लेफ्ट से राइट पढ़ें या राइट से लेफ्ट पढ़ें, सेम मतलब निकल के आता है। इसको पैलिंड्रोम कहते हैं। ऐसे ही 1970s के आसपास ये देखा गया कि बैक्टीरिया के अंदर भी जो ये कोडिंग हो रखी है, ये कोडिंग पैलिंड्रोम की फॉर्म में है। कोडिंग जो है वो पैलिंड्रोम की फॉर्म में है। फॉर एग्जांपल एक कोड ले लेते हैं। ठीक है, कोड क्या ले लेते हैं? CG या फिर एक सेकंड रुकिए, हम कोड ले लेते हैं GC AT TA CG। ठीक है, G के साथ हमेशा C लगता है और A के साथ हमेशा T लगता है। तो इस तरह का एक कोड ले लिया। अगर आप इसको लेफ्ट से राइट पढ़ते हैं तो आपको क्या पढ़ने में आ रहा है? GAATTC। और जब आप इसको राइट से लेफ्ट पढ़ते हैं तो आपको क्या पढ़ने में आ रहा है? GAATTC।
ठीक है, यानी कि चाहे आप लेफ्ट से राइट पढ़ लें या फिर राइट से लेफ्ट पढ़ लें, दोनों में आपको सेम ही कोड दिखाई दे रहा है। ये क्या बन गया, ये आपका पैलिंड्रोम बन गया। तो 1970s के अंदर, सॉरी 1980s के अंदर क्या देखा गया कि बैक्टीरिया के अंदर इस तरह के पैलिंड्रोम बन रहे थे। तो बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटीरियल था वो किस तरह से दिखाई देता था कि यहाँ पे एक पैलिंड्रोम बन रहा है, मतलब जो भी कोडिंग हो रखी है वो पैलिंड्रोम की फॉर्म में हो रखी है। फिर बीच में कुछ अलग तरीके का डीएनए है, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा से पैलिंड्रोम बन रहा है, पैलिंड्रोम बन रहा है। फिर उसके बाद दोबारा से एक अलग तरीके का डीएनए जो कि पैलिंड्रोम नहीं है, पैलिंड्रोम है फिर नहीं है, पैलिंड्रोम है फिर नहीं है, फिर पैलिंड्रोम बन रहा है। तो इस तरह की हमें सीक्वेंस दिखाई दे रही थी। तो साइंटिस्टों ने इसको क्या नाम देना चालू कर दिया, साइंटिस्टों ने कहा कि ये जो पैलिंड्रोम है, ये पैलिंड्रोम रेगुलरली स्पेस्ड है, रेगुलरली स्पेस्ड है, यानी कि यहां पे पैलिंड्रोम है, फिर कुछ स्पेस के बाद दोबारा पैलिंड्रोम, फिर कुछ स्पेस के बाद दोबारा से पैलिंड्रोम। तो ये जो पैलिंड्रोम है ये रेगुलरली स्पेस्ड है, शॉर्ट है, एंड दिस पैलिंड्रोम इज रिपीटिंग इटसेल्फ, इट इज रिपीटिंग इटसेल्फ। तो अब क्यूरियोसिटी जागी। क्यूरियोसिटी क्या थी कि यहां पे ये पैलिंड्रोम के बीच में ये जो एरिया है, ये जो आपको मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल देखने को मिल रहा है, ये पैलिंड्रोम नहीं है। ये पैलिंड्रोम आखिर क्यों नहीं है? तो इसके ऊपर जब रिसर्च की गई तो ये पाया गया कि जो बैक्टीरिया था, इस बैक्टीरिया पे कभी फ्यूचर में किसी वायरस ने हमला किया होगा, ठीक है। इस बैक्टीरिया पे, ये बैक्टीरिया का पहले डीएनए कैसे था, पहले डीएनए ऐसे रहा होगा, पैलिंड्रोम, फिर पैलिंड्रोम, फिर पैलिंड्रोम, इस तरह से पैलिंड्रोम रहा होगा। फिर इस बैक्टीरिया पे किसी वायरस ने हमला किया तो बैक्टीरिया ने उस वायरस को अपनी इम्यूनिटी डेवलप करके उस वायरस को हरा दिया, ठीक है। लेकिन बैक्टीरिया चाहता है कि मैंने अभी तो इस वायरस को हरा दिया, कल को ये वायरस फिर से हमला करे तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे को क्या एक्शन लेना है इस वायरस को दोबारा से हराने के लिए। तो बैक्टीरिया ने क्या किया, अपने पैलिंड्रोम, दो पैलिंड्रोम के बीच में इस वायरस के जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करके रख लिया, जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करके रख लिया। फिर उसके बाद ये पैलिंड्रोम, ये पैलिंड्रोम, फिर इसके बाद इसको किसी दूसरे तरीके के वायरस ने हमला किया, पहले रेड वायरस ने किया था, अब ब्लू वायरस ने किया, ठीक है। तो बैक्टीरिया ने क्या किया, एक और वायरस ने इस बैक्टीरिया के ऊपर हमला किया, बैक्टीरिया ने उसे हरा दिया। अब बैक्टीरिया चाहता है कि अगर आगे कभी फ्यूचर में ये वाला वायरस मेरे ऊपर हमला करे तो मुझे पता होना चाहिए कि इसको कैसे हराना है। तो ये क्या करेगा, इस वाले वायरस का कुछ जेनेटिक मटेरियल फिर से दो पैलिंड्रोम्स के बीच में स्टोर करके रख लेगा। तो फिर अब वो क्या बना देगा, अब उसका जेनेटिक मटेरियल कैसे दिखेगा, पैलिंड्रोम, फिर ये पुराने वाले वायरस का जेनेटिक मटेरियल उसके पास ऑलरेडी पड़ा है, फिर पैलिंड्रोम, और यहां पे वो क्या करेगा, यहां पे वो ब्लू वायरस का जेनेटिक मटेरियल स्टोर कर लेगा, ब्लू वाले वायरस का, और फिर से पैलिंड्रोम। तो अब क्या हो गया, एक पैलिंड्रोम, दूसरा पैलिंड्रोम, तीसरा पैलिंड्रोम, इन पैलिंड्रोम के बीच में आपको कुछ फॉरेन मटेरियल का जेनेटिक मटेरियल, कोई फॉरेन ओरिजिन का जेनेटिक मटेरियल देखने को मिल रहा है। बैक्टीरिया ये जेनेटिक मटेरियल क्यों स्टोर कर रहा है, ताकि फ्यूचर में कभी ये सेम वायरस इसके ऊपर हमला करे तो इसको पता हो कि इस वायरस से किस तरह से निपटना है। तो बेसिकली ये जो पैलिंड्रोम के बीच का एरिया है, ये बैक्टीरिया को पावर देता है इम्यूनिटी की, ये बैक्टीरिया को इम्यूनिटी देता है उन वायरस के खिलाफ जो कि इस बैक्टीरिया को पहले से अफेक्ट कर चुका है। अब जब ये क्रिस्पार पता चल गया तो इसी के ऊपर ढेर सारी रिसर्च होने लगी, और जो भी साइंटिस्ट थे, साइंटिस्टों ने क्या तरीका निकाला, साइंटिस्टों ने कहा कि अब हमें अगर कोई भी डीएनए के अंदर कोई भी डिफेक्ट को चेंज करना है तो हम लोकेशन कैसे निकाल सकते हैं, हम लोकेशन निकाल सकते हैं बाय आइडेंटिफाइंग दीज पैलिंड्रोम्स, ठीक है, जिसको क्रिस्पार कहा जाएगा, कि क्रिस्पार को आइडेंटिफाई करेंगे हम, ठीक है। और फिर Cas9 जो कि एक मॉलिक्यूलर सीजर है, इसको यूज करके हमें जहां पे भी कट लगाना है वो कट लगा लेंगे। दिस Cas9 वुड बी गाइडेड बाय अ जीआरएनए, और फिर उसके बाद डीएनए लाइगेसेस को यूज करके हमें जो भी हमें नया चेंज लेके आना है, हम वो नया चेंज इसके अंदर लेके आ सकते हैं। तो बेसिकली ये नया चेंज क्या करेगा, जो भी हम फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं उन फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक को इंट्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल टॉपिक हो जाता है। यहाँ पे आपसे ज़्यादातर क्या पूछा जा सकता था कि क्रिस्पार क्या होता है, तो वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्रिस्पार की फुल फॉर्म होती है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। तो ये पैलिंड्रोम्स हैं विच आर रिपीटिंग, ठीक है, ये क्लस्टर्ड है,
और रेगुलरली इंटरस्पेस्ड हैं, यानी कि बीच बीच में पैलिंड्रोम और फिर कोई स्पेस, फिर पैलिंड्रोम, फिर कोई स्पेस। ये स्पेस क्या है? ये कोई फॉरेन वायरस का जो इसके ऊपर हमला हुआ था उससे इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए उसने जेनेटिक मटेरियल को स्टोर कर रखा है। ये एक पैलिंड्रोम है, ये एक पैलिंड्रोम है, फिर एक पैलिंड्रोम आ जाएगा। तो ये रेगुलरली स्पेस्ड होंगे पैलिंड्रोम और ये क्लस्टर्स हैं, ठीक है। और क्रिस्पार को यूटिलाइज किया जाता है लोकेशन सही से जानने के लिए। Cas9 को यूटिलाइज किया जाता है एक मॉलिकुलर सीजर की तरह। गाइड आरएनए इसको मदद करेगा कहाँ पे कट लगाना है, और फिर हमें डीएनए लाइगेज को यूज करके जो भी चेंजेस लाने हैं वो चेंजेस हम लेके आ सकते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, लगभग सारे के सारे टॉपिक्स जो समझने वाले थे वो हम समझ चुके हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि आपको और कुछ समझने की ज़रूरत है। लास्ट टॉपिक करते हैं अब हम DMH11 वाला, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड वाला, और फिर उसके बाद इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो नोट्स हैं उन नोट्स में से देखते चलेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है। मोस्टली जो पढ़ने लायक चीज़ें थी वो सारी हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नोट्स देख लेंगे, प्लस में हमारे जो आगे IT वाला टॉपिक है, IT प्लस स्पेस, उसको कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो चलिए DMH11 को स्टार्ट करते हैं अब। देखिए, जैसे जैसे दुनिया के अंदर अर्बनाइजेशन इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे फार्म लैंड का जो साइज़ है वो साइज़ छोटा होता जा रहा है। इसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा वेदर पैटर्न भी काफ़ी इरेटिक हो चुका है। इन रीजंस की वजह से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की प्रोडक्टिविटी के अंदर हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय के अंदर ये जो डिक्लाइन है, ये डिक्लाइन और भी ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है और हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो और भी ज़्यादा कम हो सकता है। अगर हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कम होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, तो ये कहीं ना कहीं हमारी फूड सिक्योरिटी को भी आने वाले समय में थ्रेटन कर सकता है। इसीलिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को एक पॉसिबल सॉल्यूशन की तरह देखा जाता है। क्रॉप्स के जीन्स के अंदर मॉडिफिकेशन करके हम क्रॉप्स की यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं, उन्हें पेस्ट रेजिस्टेंट बना सकते हैं और क्लाइमेट रेजिलिएंट बना सकते हैं। इंडिया के अंदर पहली बार जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की कल्टीवेशन को अलाउ किया गया था 2002 के अंदर, और जो सबसे पहली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इंडिया के अंदर अलाउ की गई थी वो थी आपकी BT कॉटन। इंडिया के अंदर जो ट्रेडिशनल कॉटन की कल्टीवेशन होती थी, उस कॉटन के साथ इशू ये था कि एक पेस्ट जिसका नाम होता है पिंक बॉलवर्म नाम का जो पेस्ट होता है वो इंडिया की जो कॉटन थी उस कॉटन को अटैक कर देता था और कॉटन की क्रॉप को खराब कर देता था। तो इसीलिए हमें अपने कॉटन को पेस्ट रेजिस्टेंट बनाना था। कॉटन को पेस्ट रेजिस्टेंट बनाने के लिए हमने सॉइल के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता था जिसके अंदर जीन होता था Cry1AC जीन। सॉइल के इस बैक्टीरिया के हमने इस जीन को निकाल के हमने कॉटन के अंदर इंसर्ट कर दिया। ये जो BT कॉटन हमें मिला था, इस जीन को इंसर्ट करने के बाद ये BT कॉटन एक ऐसा टॉक्सिन रिलीज करता था जो कि पिंक बॉलवर्म को खत्म कर देता था। तो हमारी कॉटन की जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो बन के आई वो क्रॉप पेस्ट अटैक को विथस्टैंड कर पाती थी। जैसे ही हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन बनाना चालू कर दिया और उसकी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर दिया, उसके बाद इंडिया के अंदर कॉटन की प्रोडक्शन के अंदर 4 टाइम्स हमें इंक्रीज देखने को मिला, और आज की डेट में इंडिया कॉटन का नंबर 1 प्रोड्यूसर है। दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो कॉटन की एक्सपोर्ट होता है उसमें इंडिया 2nd नंबर पर आता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन की सक्सेस को रेप्लिकेट करने के लिए महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कंपनी माहिको ने ब्रिंजल को भी पेस्ट रेजिस्टेंट बनाने की कोशिश करी। ब्रिंजल के ऊपर भी कुछ इंसेक्ट्स अटैक करते थे और हमारी कोशिश ये थी कि ब्रिंजल भी अगर इन अटैक्स को विथस्टैंड कर पाएगा तो ब्रिंजल की भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, ब्रिंजल की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगी। तो हमने सेम Cry1AC जीन लिया और ब्रिंजल के अंदर इंसर्ट करने की कोशिश करी, और इस ब्रिंजल को, ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल बना था, इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने 2009 के अंदर कमर्शियल यूज़ के लिए परमिशन भी दे दी थी। लेकिन BT कॉटन एंड BT ब्रिंजल, इन दोनों के अंदर एक फंडामेंटल डिफरेंस था, और वो डिफरेंस ये था कि BT कॉटन की जो क्रॉप थी ये क्रॉप नॉन फूड क्रॉप होती है। नॉन फूड क्रॉप यानी कि इंसान इसको खाता नहीं है, इसके सिर्फ कपड़े बनाए जाते हैं और कपड़े पहने जाते हैं। लेकिन जो हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल था, BT ब्रिंजल, ये एक फूड क्रॉप है, इसको ह्यूमंस कंज्यूम करेंगे, इसको खाएंगे। तो एक कंसर्न उठने लगा कि ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल है इसके ऊपर अभी तक बहुत एक्सटेंसिव टेस्ट नहीं हुए, तो हमें पता नहीं है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप को अगर हम खाएंगे तो इससे इंसानों की हेल्थ के ऊपर, इंसानों की फूड सेफ्टी के ऊपर क्या खतरा हो सकता है। इसके साथ साथ कुछ साइंटिस्ट ने यह भी कंसर्न रेज किया कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप जो है वो इंडिया की बायोडाइवर्सिटी को भी हार्म कर सकते हैं। इन कंसर्न्स की वजह से सरकार ने
बीटी ब्रिंजल की कमर्शियल यूज़ को परमिशन नहीं दी और आज तक बीटी ब्रिंजल की कल्टीवेशन के ऊपर मोरेटोरियम लगा हुआ है, रोक लगा हुआ है। अब ये पूरा का पूरा इशू दोबारा से न्यूज़ में क्यों आया? न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि अभी रिसेंटली जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने एक और फूड क्रॉप को एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्रोवाइड कर दिया और ये फूड क्रॉप है आपकी धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। ये मस्टर्ड की एक जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप है। तो अब इस इशू को हम डिटेल में देखते हैं कि आखिर ये इशू है क्या। देखिए, हमें मस्टर्ड की जो यील्ड थी उस यील्ड को इंक्रीज़ करना था। जब भी आपको किसी क्रॉप की यील्ड को इंक्रीज़ करना होता है तो उसका एक पॉसिबल तरीका होता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या होता है, हम सेम स्पीशीज़ के प्लांट की दो वेराइटीज़ को लेते हैं और उन दो वेराइटीज़ को आपस में क्रॉस करा देते हैं, यानी कि उन दोनों वेराइटी को आपस में रिप्रोड्यूस करा देते हैं। इनका जो ऑफस्प्रिंग निकल के आता है, इस ऑफस्प्रिंग की यील्ड अपने पेरेंट्स की यील्ड के मुकाबले ज़्यादा होती है। तो हाइब्रिडाइजेशन एक पॉसिबल तरीका है जिससे हम मस्टर्ड की यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन मस्टर्ड के साथ एक इशू है। इशू क्या है? मस्टर्ड प्लांट जगत की शीला है, ये खुद से ही प्यार जता लेती है। मस्टर्ड सीड के जो फ्लावर्स होते हैं, इस फ्लावर्स के अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों पार्ट आपस में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं और ये दोनों के दोनों ही आपस में रिप्रोड्यूस करके बच्चा पैदा कर लेते हैं। तो अगर प्लांट के फ्लावर्स आपस में ही सीड प्रोड्यूस करे जा रहे हैं तो हम इसको दूसरे प्लांट के साथ किस तरह क्रॉस कराएं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने निकल के आया। तो इसका एक तरीका निकाला गया और वो तरीके के अंदर हम 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। पहला स्टेप क्या है? पहले स्टेप के अंदर हमें जिस भी प्लांट का हाइब्रिड करवाना होता है, बनाना होता है, हम उस प्लांट के मेल पार्ट को स्टेराइल कर देते हैं कि ये जो मेल पार्ट है, ये मेल पार्ट अपना रिप्रोडक्टिव फंक्शन कर ही ना पाए। तो अगर किसी प्लांट के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट एग्जिस्ट करते हैं और इसके मेल पार्ट को हमने स्टेराइल कर दिया तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्लांट के फ्लावर्स हैं ये अब फीमेल की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो पहले स्टेप के अंदर हम सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए मेल पार्ट को स्टेराइल करते हैं। दूसरे स्टेप के अंदर हमें इस प्लांट को जिस वैरायटी के साथ क्रॉस कराना होता है उस वैरायटी के साथ हम इसको क्रॉस करा देते हैं। अब तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप के लिए आपको सेल्फ पॉलिनेशन का एक फ़ायदा समझना होगा। फ़ायदा क्या होता है? देखिए, जब भी कोई प्लांट सेल्फ पॉलिनेट करता है, यानी कि खुद ही अपने सीड्स प्रोड्यूस कर लेता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस प्लांट के सीड्स की कभी भी कमी नहीं होगी। ये खुद ही जर्मिनेट कर करके सीड्स प्रोड्यूस करता जाएगा, रिप्रोड्यूस करता जाएगा और हमें नए नए ऑफस्प्रिंग्स मिलते जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया? हमने पहले स्टेप के अंदर इस प्लांट के मेल पार्ट को स्टेराइल कर दिया। मेल पार्ट जब स्टेराइल हो गया तो उसके बाद इसकी सेल्फ पॉलिनेशन को हमने रोक दिया। अब जो बच्चा पैदा होगा उस बच्चे का भी मेल पार्ट जो है वो स्टेराइल होगा। जो बच्चा पैदा हुआ उसका मेल पार्ट स्टेराइल होगा, जिसकी वजह से ये जो बच्चा है ये बच्चा सेल्फ पॉलिनेट नहीं कर पाएगा। सेल्फ पॉलिनेट नहीं करेगा तो इसके जो सीड्स हैं वो ऑटोमेटिकली हमें नहीं मिलते रहेंगे। तो इसीलिए थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं? थर्ड स्टेप में हम जो बच्चा पैदा हुआ है उस बच्चे का जो मेल स्टेराइल हिस्सा है उसको दोबारा से फर्टाइल बना देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक शॉर्ट में बताना चाहूँ तो शॉर्ट में क्या होता है? पहले हमें जिस भी प्लांट की हाइब्रिड बनवाना होता है, हम उस प्लांट का सेल्फ पॉलिनेशन रोकने के लिए उस प्लांट के मेल पार्ट को स्टेराइल कर देते हैं। फिर हम उस प्लांट का हाइब्रिड बनाते हैं। हाइब्रिड बन के जो बच्चा पैदा होता है उस बच्चे के अंदर हमें मेल स्टेरिलिटी को ख़त्म करना होता है और हम उसको दोबारा से फर्टाइल बना देते हैं ताकि उसकी सेल्फ पॉलिनेशन दोबारा से स्टार्ट हो जाए और हमें सीड्स मिलते रहें। ठीक है, अब इन स्टेप्स के अंदर ये काम किया कैसे जाता है? आखिर मेल पार्ट को स्टेराइल कैसे करते हैं? तो देखिए, स्टेप 1 में हमें जब मेल पार्ट को स्टेराइल करना है तो स्टेराइल करने के लिए हम क्या करते हैं? हम प्लांट के अंदर एक जीन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं जिस जीन का नाम होता है बार्नेस जीन। ये जो बार्नेस जीन है, जैसे ही हम मस्टर्ड के प्लांट वैरायटी के अंदर बार्नेस जीन को इंट्रोड्यूस करेंगे, ये जो मस्टर्ड है इस मस्टर्ड का मेल पार्ट फंक्शन करना बंद कर देगा और ये जो मस्टर्ड है ये अब एक फीमेल की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हमने रोक दिया। थर्ड पार्ट के अंदर हमें इसको दोबारा से फर्टाइल करना है। फर्टाइल करने के लिए हम क्या करते हैं? हम दूसरे जीन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। दूसरा जीन क्या है? बार्स्टर जीन। बार्स्टर जीन का क्या काम होता है? बार्स्टर जीन मेल फर्टिलिटी को दोबारा से रिस्टोर कर देता है। तो जैसी मेल फर्टिलिटी रिस्टोर होती है, फीमेल फर्टिलिटी तो ऑलरेडी काम कर ही रही थी, तो उसके बाद से ये जो प्लांट है ये दोबारा से सेल्फ पॉलिनेटिंग हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 जीन्स आपको अच्छे से याद करने हैं। तो इसीलिए जो पूरा का पूरा तरीका है, इस तरीके को हम क्या कहते हैं? बार्स्टर मेथड।
बार्नेस बास्टर्ड मैथर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि मस्टर्ड के अंदर ये किस तरह काम करेगा। देखिए, इंडिया की जो मस्टर्ड की वैरायटी है, हमें जिसकी यील्ड को इंक्रीज करना था, उस मस्टर्ड की वैरायटी का नाम है वरुण। तो वरुण के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट एग्जिस्ट करते थे और ये सेल्फ पॉलिनेट करता रहता था, लेकिन हमें वरुण को क्रॉस कराना था हीरा वैरायटी के साथ, हीरा वैरायटी के मस्टर्ड के साथ क्रॉस कराना था। लेकिन वरुण क्या कहता था, वरुण कहता था मैं तो खुद से प्यार जताऊं, वो खुद ही सेल्फ पॉलिनेट होता रहता था। तो हमें वरुण की सेल्फ पॉलिनेशन के ऊपर रोक लगानी थी, तो हमने वरुण के अंदर जीन इंट्रोड्यूस कर दिया, बार्नेस जीन। बार्नेस जीन इंट्रोड्यूस करते ही इसका जो मेल पार्ट है वो फंक्शन करना बंद कर देगा, सिर्फ फीमेल पार्ट इसका फंक्शन करता रहेगा। अब ये जो वरुण है जिसके अंदर बार्नेस जीन है, इसको हम क्रॉस कराते हैं हीरा के साथ और हीरा के अंदर हम बास्टर जीन डाल देते हैं। ठीक है, अब जो बच्चा पैदा होगा, इस बच्चे का नाम है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड। ठीक है, ये जो धारा पैदा हुई है, इस धारा के अंदर बार्नेस जीन भी होता है, बास्टर जीन भी होता है, और ये जो बच्चा पैदा हुआ है, इस बच्चे की जो यील्ड है, इसकी यील्ड भी ज्यादा होती है। ठीक है, जिस भी क्रॉप के अंदर बार्नेस और बास्टर दोनों होते हैं, उसके अंदर हमेशा बास्टर जीत जाता है और मेल फर्टिलिटी जो है वो रिस्टोर हो जाती है। ठीक है, बार्नेस का काम था मेल फर्टिलिटी को खत्म करना और बास्टर का काम था मेल फर्टिलिटी को दोबारा से रिस्टोर करना। जब दोनों जीन्स पैदा होते हैं तो मेल फर्टिलिटी रिस्टोर हो जाती है। ठीक है, तो अब ये जो धारा पैदा हुई है, इस धारा के अंदर बार्नेस बास्टर दोनों हैं, तो ये धारा, एक तो यहाँ पे हमें यील्ड ज्यादा मिलने लगी, दूसरा बार्नेस और बास्टर दोनों प्रेजेंस होने की वजह से धारा की जो सेल्फ पॉलिनेशन थी, वो सेल्फ पॉलिनेशन भी दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। तो जो धारा मस्टर्ड हाइब्रिड है, इसकी हमें यील्ड भी ज़्यादा मिलती है और इसकी सेल्फ पॉलिनेशन भी मिलती है, यानी कि हमें सीड्स जो हैं, हमें सीड्स मिलते रहेंगे। ठीक है, अब कुछ फैक्ट जो कि यहाँ से जुड़े हुए फैक्ट हैं, इस इशू से जुड़े हुए फैक्ट हैं। पहला तो ये है कि जो धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 है, ये धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 आखिर बनाया किसने है? धारा मस्टर्ड हाइब्रिड को बनाया दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंडर दी सुपरविजन ऑफ दीपक पेंटल। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इसको बनाया गया। धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 की जो यील्ड है, इसकी यील्ड अपने पेरेंट्स के मुकाबले 28 टाइम्स ज़्यादा है और इंडिया के अंदर जो लोकल वेराइटीज़ पाई जाती हैं, उन लोकल वेराइटीज़ के मुकाबले 37% ज़्यादा यील्ड हमें मिलती है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड से। इंडिया अपनी डोमेस्टिक एडिबल ऑयल रिक्वायरमेंट का 55 to 60% बाहर से मंगाता है। ठीक है, यानी कि इंडिया के अंदर जितना भी तेल खाया जा रहा है, उसका 55 से लेकर 60% हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, यानी कि इंडिया के अंदर इंपोर्ट बिल इंक्रीज होता है, इंडिया का इंपोर्ट बिल इंक्रीज होता है। ठीक है, तो अगर हम इंडिया के अंदर ही अपने मस्टर्ड की यील्ड को इंक्रीज कर देंगे, तो हमारा जो ये इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंस है, ये डिपेंडेंस भी रिड्यूस हो जाएगी। तो इसी वजह से धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 जो है वो आज की डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। अगली चीज़ें जो आप मस्टर्ड के बारे में याद रख सकते हैं वो ये कि मस्टर्ड की कल्टीवेशन राबी सीजन में होती है और ज़्यादातर ये 4 राज्यों के अंदर उगाया जाता है। 4 राज्य कौन से हैं? अगर हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया से चालू करें तो पंजाब, पंजाब से थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको राजस्थान मिलेगा, इधर आओगे तो आपको हरियाणा मिलेगा। ठीक है, इससे थोड़ा सा नीचे ये मध्य प्रदेश। तो ये जो आपके 4 राज्य हैं, मैप के ऊपर अगर आप इसको लोकेट करेंगे तो याद करना इजी हो जाएगा। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश, इन 4 राज्यों के अंदर मस्टर्ड की ज़्यादा कल्टीवेशन देखने को मिलती है। ठीक है, अगर ग्लोबल लेवल पे बात की जाए, अगर मैं बात करूँ कनाडा की, चाइना की, यूरोप की, तो वहाँ पे भी हाइब्रिड सीड्स जो हैं, हाइब्रिड सीड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पे आपका हाइब्रिड मस्टर्ड एंड रेप सीड, ये दोनों सीड्स काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, अब जो मैंने आपको 2 नाम ऊपर इतनी देर से ले रहा हूँ, वरुण एंड हीरा, तो ये वरुण और हीरा क्या है? देखिए, वरुण इंडिया की मस्टर्ड वेराइटी है जिसकी हमें यील्ड को इंक्रीज करना था। ठीक है, तो वरुण के अंदर हमने बार्नेस जीन को इंट्रोड्यूस किया था, इसको मेल स्टेराइल बनाने के लिए, ताकि ये सेल्फ पॉलिनेट ना करे। और हीरा 2 क्या है? हीरा 2 ईस्ट यूरोप की मस्टर्ड वेराइटी है जिसके अंदर हमने बास्टर जीन को इंट्रोड्यूस किया था, बास्टर जीन को इंट्रोड्यूस किया था। और इन दोनों से जो बच्चा पैदा होगा वो है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 जिसकी यील्ड भी ज़्यादा है और जो कि सेल्फ पॉलिनेट भी कर सकता है। एक और फैक्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो फैक्ट ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी क्रॉप लैंड है, उस क्रॉप लैंड का 10% हिस्सा जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के अंडर ही आता है। ठीक है, जो हम जीन्स की अभी तक बात करते आ रहे हैं, बार्नेस जीन एंड बास्टर जीन, ये दोनों के दोनों जीन्स हम एक बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट करते हैं। कौन सा बैक्टीरिया होता है? सॉइल के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है बैसिलस अमाइलोलिक्विफेसिंस, अमाइलोलिक्विफेसिंस। ठीक है, इस बैक्टीरिया से हम बार्नेस और बास्टर जीन को एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे मस्टर्ड की वेराइटीज़ के अंदर। ठीक है,
अब ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है मस्टर्ड की, इसको लेके अपोजिशन क्या है? देखिए कुछ अपोजिशन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक फूड क्रॉप है। फूड क्रॉप के जीन्स को अगर हम मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है, आर्टिफिशियली मॉडिफाई किया जा रहा है, तो इस मॉडिफिकेशन की वजह से ह्यूमन हेल्थ के ऊपर क्या असर होगा, इसकी अभी और भी टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, हमारी बायोडाइवर्सिटी को भी कुछ थ्रेट हो सकता है इसकी वजह से। इसके साथ साथ जो हमारी DMH11 है, उसके अंदर एक और अपोजिशन का कारण बन रहा है, और वो कारण क्या है? हमने बात की है दो जीन्स की, बार्नेस जीन एंड बास्टर जीन। इसके अलावा एक तीसरा जीन भी होता है जो कि हम DMH11 के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, उस जीन का नाम होता है बार जीन। ये जो बार जीन होता है, ये DMH11 को हर्बिसाइड टॉलरेंट भी बनाता है, हर्बिसाइड टॉलरेंट भी बनाता है। ठीक है, तो एक पेस्टिसाइड होता है जिसका नाम होता है ग्लूफोसिनेट अमोनियम, ग्लूफोसिनेट अमोनियम। ठीक है, तो जो DMH11 है, DMH11 इस पेस्टिसाइड को टॉलरेट कर लेता है। तो फार्मर्स जो बात कर रहे हैं वो बात ये है कि क्योंकि हमने DMH11 को पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट बना दिया है, तो फार्मर्स के पास अब एक इंसेंटिव है कि वो मैनुअली पेस्ट्स को एंड वीड्स को अपने हाथों से हटाने की बजाय केमिकल्स यूज करने लगे। तो अगर लोग ज़्यादा केमिकल यूज करेंगे तो उसका भी हेल्थ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ सकता है। दूसरा, इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे गरीब लेबर है जो कि जिनको एम्प्लॉयमेंट मिलती थी वीड्स को हाथों से रिमूव करने के लिए, तो अगर हम केमिकल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करने लगेंगे तो उनके रोजगार के ऊपर भी खतरा आ सकता है। ठीक है, तो एक तो ये बहुत बड़ा इशू है जिसके ऊपर अपोजिशन हमें देखने को मिल रही है। दूसरी अपोजिशन ये है कि ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड हाइब्रिड हमने बना दिया है, हाइब्रिड क्रॉप बना दी है। अब इस क्रॉप का जो बीज होती हैं, जो पॉलिनेट करती हैं, इन बीज के ऊपर क्या असर होगा, इसकी भी एक एक्सटेंसिव स्टडी की डिमांड की जा रही है। ठीक है, तो ये कुछ अपोजिशन है। अच्छा, एक और सवाल जो आ सकता है, क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी की अप्रूवल के बाद कमर्शियल कल्टीवेशन स्टार्ट हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी की अप्रूवल के बाद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जब इसकी अप्रूवल देता है, उसी के बाद कमर्शियल कल्टीवेशन स्टार्ट होती है। GAC जो परमिशन दे रहा है, ये सिर्फ रिकमेंडेशन की फॉर्म में होती है, ये रिकमेंडेशन की फॉर्म में होती है। ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको हमने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर कॉन्स्टिट्यूट किया था। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर काम करती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी का काम क्या है? इंडिया के अंदर जितने भी हैजार्डुअस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं या सेल्स हैं, इनका यूज़, मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इन सभी चीज़ों को जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी रेगुलेट करती है। इसके साथ साथ जितने भी जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी फील्ड ट्रायल्स होंगी या नहीं होंगी, इनके फील्ड ट्रायल्स होंगे या नहीं होंगे, ये कौन असेस करता है? ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ही असेस करती है। ठीक है, तो ये सारे का सारा इशू था जेनेटिक क्रॉप से जुड़ा हुआ इंडिया के अंदर। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट आता है इस वीडियो के अंदर तो आप हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।